रे छोरी मटक मटक के कहाँ को चलती जाए तू, आ बैठना टू सीटर में काहे शर्माए तू। डोप शोप गाना जिसकी वजह से आपको पहचान मिली और पहला ही गाना आपका, कैसे वो गाना बना? कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हनी सिंह जी से मिला था मैं, तो कुछ गाने लगा तो उनको पता नहीं क्या वो कहते यार अभी तो नहीं गा पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। पर मैंने उनको बोला कि जो सबसे बड़ा गाना होगा वो आपका मेरे साथ ही आएगा। फिर बैठे, फिर मुखड़ा लिखा गया, इना भी ना डोप शोप मारे या करो। फिर उसके बाद स्टूडियो में 3-4 भाई और आ गए। कौन थे भाई, नाम बता दीजिए। माफिया मुंडीर वाले सभी लोग थे? मैं बेसिकली मुझे पता नहीं माफिया मुंडीर में कौन कौन थे उस टाइम और कौन नहीं थे। डोप शोप का क्रेडिट किसे देते हैं आप? यो हनी सिंह को ही दूंगा ना सर। उसके लिरिक्स पर बहुत सवाल होते हैं। चक्को 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 कुछ फ्रेश नहीं हो मिलना, फर्स्ट हैंड नहीं हो मिलना। यहाँ क्या कह रहा है कवि? वो कवि सर हनी बाजी बोल नहीं गाया तो आपने है तो क्रेडिट भी आपको मिलता है उस गाने का। क्रेडिट तो चलो मेरे को भी मिलता है तो, पर मैं तो गाया है ना। टिप टिप बरसा पानी है ना, ये गाने ये भी तो कवि की। ये अब आप इस चीज में आएंगे तो वहां भी बहुत सारी है, ये आज से तो नहीं चल रहा। क्यों चल रहा है सर? ये तो अब आप गुलजार साहब से भी पूछो क्यों चल रहा है। डोप शोप जैसा गाना कितने में बन सकता है? और हनी पाजी उस समय क्या चार्ज करते थे? बहुत ज्यादा करते थे, आज तो हद से ज्यादा करते हैं, उस टाइम भी ज्यादा ही करते थे। यूट्यूब पे डीप मनी हम टाइप करेंगे तो एक वीडियो आता है और बड़े ही अहंकार में वो सिंगर कहता है, रफ्तार को इंडस्ट्री में मैं लेके आया, बादशाह का करियर को मैंने पुश किया, सबने अपना पहला गाना मेरे साथ किया है। ये डीप मनी कौन है, जानते हैं आप उनको? उस टाइम था, हो गया होगा। कैसे आ गया था इतना अहंकार? हो जाता है सर, जब आपका काम बढ़िया चल रहा हो ना, जब आपकी दुकानदारी हो बहुत अच्छी चल रही हो, जब आप दिन में 2-2 3-3 शोज बैक टू बैक कर रहे हो। एक बातचीत सुनी होगी आपने ब्राउन रंग को लेकर। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी ने मैंने लिखा, वो कहते हैं मैंने लिखा। ये सबको पता है किसने लिखा और कैसे लिखा और क्या नहीं लिखा। आफ्टर AR रहमान साहब, हनी सिंह पाजी जैसा कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है, और लिखाई में मुझे बादशाह भाई जैसा लगता नहीं है। कभी कभी लगता है कि ऐसा एक इमेजिन करते हैं कि ऐसे ही कभी बादशाह चले जाएं हनी सिंह के पास किसी शो के बाद और बोल दें। उसमें कोई XYZ कोई बोले वो होगा नहीं जब तक वो आपस में 2 जन बैठेंगे नहीं। Brought to you by Bank of Maharashtra and Sensorynt K. तो अभी जो देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था, अब पूरी पिक्चर शुरू होगी। उसे हमारी भाषा में, एडिटिंग की भाषा में मोन्टाज कहते हैं। तो बहुत स्वागत है डीप मनी जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये हमारा बैठकी शो है और यहाँ पर हम आपसे बातचीत करेंगे। कुछ दर्शकों के भी सवाल हैं वो भी लेंगे, साथ में ऑडियंस के भी सवाल हैं, और कुछ मेरी जिज्ञासाएं हैं जो हमारी टीम ने हमें रिसर्च करके दी, उसके बाद जगी हैं जी। सबसे पहले तो डोप शोप गाना जिसकी वजह से आपको पहचान मिली और पहला ही गाना आपका, क्या प्रोसेस था, कैसे वो गाना बना? प्रोसेस तो बहुत लंबा था सर। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हनी सिंह जी से मिला था मैं, यहीं दिल्ली में, खालसा कॉलेज। दिल्ली मैं खालसा कॉलेज पढ़ता था। तो जब मैं 12th पास आउट किया तो मुझे किसी ने मिलाया कि ये हनी सिंह हैं। क्या सुना था तब तक आपने हनी सिंह? सुना नहीं था। वो हनी सिंह डीजे बजाते थे उस टाइम, डीजे। तो उनकी शायद एक हिंदी बॉलीवुड रिमिक्स एक एल्बम आ रही थी, तो वो सुनी थी। तो वहाँ से दोस्ती हुई और ही इज़ वेरी यंग, बड़े लूज बैगी हिप हॉप स्टाइल के कपड़े पहनते थे पाजी तब। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। क्या वो भी गाना सुना था जिसका क्रेडिट कभी हनी सिंह लेते नहीं है किसी भी इंटरव्यू में? हमारे भी इंटरव्यू में एक कोई वॉल्यूम करके गाना था, कुछ ऐसा नहीं उस टाइम, मैंने ऐसा कुछ नहीं। उस टाइम तो हनी सिंह जो थे वो बन रहे थे, लाइक वेरी यंग बॉय, और कोई गाना नहीं आया हुआ था ना तब ग्लासी भी नहीं आया था, ठेके आते नित खड़ के ग्लासी भी नहीं आया था। तो तब से हमारी दोस्ती थी। सो बैठे तो किसी ने मिलाया कि गाना करना है, तो मैंने भी, पर मैं तब पास आउट हुआ था 12 से, तो मैं सीखा नहीं था, मैं म्यूज़िक में नहीं था। पर मेरा था क्योंकि मैं बचपन से मेरे गुरुजी हैं मलकीत सिंह जी, उनको देखता था, तो मैं सोचता था कि यार व्हाट अ लाइफ
क्या स्टारडम है, क्या पगड़ी बांध के क्या सुंदर लगते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। तो फिर मिले तो थोड़ा मिलते रहे, तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की क्लासिकल म्यूज़िक की, थोड़ा सीखा, फिर अच्छी तरह सीखा, तो फिर हम 3rd ईयर में दोबारा मिले। कहाँ से ट्रेनिंग आपकी हुई? मेरे गुरुजी हैं जी, एक अजय कुमार जी, जिनसे मैंने स्टार्टिंग में दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली में। और उसके बाद लाल चंद्रा जी, जिनसे मैंने प्रॉपर क्लासिकल सीखा, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, सारा कुछ सीख। कितने साल की ट्रेनिंग रही आप? 1st ईयर में 17-18 साल का ही होगा। नहीं, ट्रेनिंग कितने साल, म्यूजिक कितने साल सीखा? 4-5 साल सीखा प्रॉपर। हम 4th ईयर तक मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए हुए हैं म्यूज़िक के। सो फिर सीखा, फिर मैं 3rd ईयर पे हनी बाजी से मिला, तो कुछ गाने लगा, तो उनको पता नहीं क्या हुआ, वो कहते यार अभी तो नहीं गा पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने बोला ठीक, और उम्मीद, पर मैंने उनको बोला कि जो सबसे बड़ा गाना होगा तो आपका, वो आपका मेरे साथ ही आएगा। पता नहीं कैसे, कौन सी एनर्जी ने बुलवाया उस टाइम। फिर वो गाना बना उसके 1-1.5 साल के बाद। फिर एल्बम की डील हुई हमारी कि हमने एल्बम करनी है। अच्छा। तो एल्बम के गाने स्टार्ट हुए। एल्बम में 7 गाने जो डिसाइड हुए थे, वो 7 गाने के डमीज़ बनते गए। तो फाइनल डबिंग जब स्टार्टिंग हुई कि अभी ये फाइनल डबिंग स्टार्ट है, तो बॉटल गाने को मैं डब करने गया ओखला स्टूडियो, जो बाद में रफ्तार के साथ आया बॉटल जी। सो मैं स्टूडियो पहुंचा, तो वो गाना आप हनी सिंह के साथ करने वाले थे? हाँ जी, वो एल्बम में था, पूरी एल्बम में था। सो जब मैं स्टूडियो गया, मैंने बोला बाजी मैं स्टूडियो आ गया हूँ, ओखला में जाता था मैं स्टूडियो। सो पाजी कहते मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, आप बैठो। तो हमने आज फाइनल डब करना है। तो 10 मिनट के बाद जब पाजी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, तो वो गुनगुना रहे थे कुछ, सिर्फ गुनगुना रहे थे, कोई कुछ लिखा नहीं हुआ था। तो उन मेरे को आके बोले कि चले बॉटल डब करना है, करें गाना। मैंने बोला बाजी वो नहीं करना। तो कह रहे फिर क्या करना है? तो मैंने बोला जो आप ये गुनगुना रहे हो वो वाला गाना करना है। कह रहे ये तो हुआ नहीं, अभी लिखा ही नहीं है, तो अभी आया। मैंने बोला कोई बात नहीं, लिखा जाएगा। तो फिर कहते चलो ठीक है। फिर बैठे, फिर मुखड़ा लिखा गया, इन्ना भी ना डोप शोप मारे या करो। सो वो पूरा मुखड़ा लिख दिया गया। फिर उसके बाद स्टूडियो में 3-4 भाई और आ गए। कौन थे भाई, नाम बता दीजिए। रफ्तार आए, तो रफ्तार के साथ शायद इक्का भी थे, मुझे अभी पूरा याद नहीं है क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो 3-4 आए। माफिया मुंडीर वाले सभी लोग थे? मैं बेसिकली, मुझे पता नहीं माफिया मुंडीर में कौन कौन थे उस टाइम और कौन नहीं थे। बिकॉज मैं कभी माफिया मुंडीर का पार्ट ना था, ना हुआ, ना मुझे होना था। बादशाह थे क्या उस समय स्टूडियो में? बादशाह पाजी, हाँ बादशाह पाजी उस टाइम स्टूडियो में नहीं थे जब डोप शोप लिखा जा रहा था। नहीं, उस टाइम नहीं थे। वहाँ पे रफ्तार थे और 1-2 और जन थे, शायद वो रफ्तार के मित्र होंगे, मुझे पता नहीं वो कौन थे। गोलू भी हो सकता है। अच्छा। तो बेसिकली मुझे नहीं पता था कि उस टाइम, मुझे नहीं पता था कि रफ्तार भी कौन है, क्योंकि मैं हनी पाजी को ही जानता था वहाँ। तो वहाँ बैठे तो गाना सुनाया, तो सब एक्साइटेड हो गए, तो फिर आगे गाना लिखा गया। आपने भी कुछ लिखा उसमें? कुछ योगदान होगा सर। देखो मैं आपको हर जगह एक ही बात बोलता हूँ, गाने का जो मेजर पार्ट है वो कंपोजर का होता है, जिसने गाने की धुन बनाई हुई है। उसके बाद मुखड़ा लिख दिया गया, तो वो जो उसका प्लेटफॉर्म है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद आप साथ में हो, मैं साथ में हूँ, सारे यहाँ पे साथ में हो, कोई कंट्रीब्यूशन आपका हो या मेरा हो, तो वो कंट्रीब्यूशन हमको आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो मेजर उसका जो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर हो चुका है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि उसमें 1 लाइन मेरी हो, 2 हो, रफ्तार भाई ने रैप में लिखा हो, गाने में लिखा हो, तो इट्स गुड। पर वो जो मेजरली जो क्रेडिट ज़्यादा है वो उसी को जाएगा जिसने उसकी धुन बना रखी है, जिसने उसको स्टार्टअप दे दिया है। डोप शोप का क्रेडिट किसे देते हैं आप? यो हनी सिंह को ही दूंगा ना सर। अच्छा, एक इंटरव्यू में यो हनी सिंह कह रहे हैं कि 2009 में मैंने ये गाना लिखा, 2011 में मैंने इसे रिकॉर्ड किया, गाना चला नहीं शुरुआती 3 महीनों में, लेकिन 2012 में
इस गाने ने मतलब अलग ही रिकॉर्ड बना दिए। साथ में वो ये भी कहते हैं, फरवरी में चला था ये गाना, मेरे को पता है 2012 फरवरी में इस गाने ने धूम मचा दी थी। बिल्कुल, उसमें साथ में ये भी कहते हैं कि 136 टेम्पो पे ये गाना इस समय है। जब रिकॉर्ड हुआ था तो ये 75 पर था। यस। क्या मेकिंग की क्या कहानी थी, बदल कैसे गया वो गाना, पूरे लिरिक्स उसमें? हनी पाजी की ना एक नेचर है, मुझे नहीं पता ये 2009 में लिखा है या कब लिखा, पर ये जो मुझे ये जहां तक याद है, वो स्टूडियो तो याद ही होगा आपको, गए थे आप? 2009 में नहीं, मैं गया था। ये गाना मैं 2010 में डब हुआ है। बॉटल आप जब करने? नहीं, हाँ, जो बॉटल डब करने गया तो 2010 के इर्द गिर्द ये गाना डब हुआ था। अच्छा, तो बताने में शायद साल महीने का कुछ अंतर हो गया वो होता है बेसिकली। गाय हैज सो मच, इतना लंबा करियर है, आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि बॉटल जब डब करने गया था तो उस दौरान उसी दिन ये डोप शो बना था, मेरे सामने बना। तो 10 मान लेते हैं उसको। हाँ, 10 में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो कब हुआ इसका? 11 मई। 11 में। हाँ। और जब ये रिलीज़ हुआ, जब कहा गया, और आप तो उसके साक्षात गवाह होंगे, शुरुआती 3 महीनों में ये गाना बिल्कुल भी नहीं चला। क्या रिएक्शन था? ठीक था। सोचा था कि जो मैंने कमिटमेंट किया था कि एक आपके साथ जो गाना बनाऊंगा वो सबसे बेस्ट गाना होगा? वो बेस्ट तो है ही, वो एल्बम ही एक अपने आप में बहुत इंटरनेशनल विलेज बहुत बेस्ट थी। वैसी साउंड ही नहीं थी, क्योंकि उस दौरान जो भी वो साउंड बनाते हैं, आज भी जो बनाते हैं, वो 10 साल आगे की बनाते हैं। तो लोगों के जहन में आनी स्टार्ट हुई। वो गाना, उस एल्बम में इतने दिग्गज कलाकार थे, मलकीत सिंह जी, सरदूल सिकंदर साहब, रोमी गिल जी, राज बराड़ साहब, और दिलजीत पाजी, गिप्पी गरेवाल साहब, एंड हनी पाजी खुद, बादशाह भाई। तो इतनी बड़ी एल्बम, इतने बड़े दिग्गज जिनके करियर ही 20-25 साल के हों, तो आई तो फील प्राउड एंड ब्लेस्ड बेसिकली। अच्छा, आप ये कुछ टेम्पो वाला समझा रहे थे मुझे। हाँ, टेम्पो वाला वो लैला मैला, उस टेम्पो पे बना था पहले गाना। अच्छा। ठक 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 ठक। कैसा साउंड करता अगर वो उस टेम्पो पे बना होता? वो स्लो था सर, हाफ ऑफ अ बीपीएम था। नावी ना डोप जोप मारे आकर, वो आधा था। अब उसका ये डबल 75 को इन्होंने डबल कर दिया, 75 को किया या 70 को किया। क्योंकि 136 है तो फिर वो 67 ये 70 के इर्द गिर्द होगा टेम्पो, क्योंकि उसका 2 गुना करेंगे तो 136 पे आएगा। तो फिर वो तेज हो गया, टक 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 टक, वो हो गया फिर। तो फिर वो बन गया नावी ना डोप जोप मारे आकर, तो वो लोगों को पसंद आया। उसके लिरिक्स पर बहुत सवाल होते हैं। कैसे होते हैं सर? बताइए। गाने के लिरिक्स हैं, एना भी ना डोप शोप मारिया करो, तो सच्ची तो है ना, मत करो सानू वेख के ना नक चाड़िया करो, साडे लिखे खता नू ना फाड़िया करो। क्या कहना चाहता है कवि इस गाने के माध्यम से? तो यही तो कह रहा है कि जो आप कर रहे हो उसको मत करो। अच्छा, मतलब आपने एक सामाजिक सुधार के लिए ये गाना बनाया। तो जब ये गाना और हुआ, आप अपील कर रहे हैं। हाँ, 2010-11 में कॉल सेंटर्स इंटरनेशनली यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे आए थे, गुड़गांव में, अगर आपको पता हो तो वहाँ पे रात को नाइट आउट जो सारे लोग जो अपनी ब्रेक लेते थे, नीचे कॉफ़ी पीते थे या मैगी पॉइंट होता था, तो वहाँ पे देखा जाता था ना वो लोग क्या कर रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो वहाँ से ये एक सोच आई थी कि वहाँ वही काम लड़के भी करते हुए दिखे होंगे आपको। तो लड़कियां भी शादी दिखी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि लड़कियां कुछ नहीं करती और लड़के सब कुछ करते हैं। तो आपने वो देखा और उनको आपने कहा कि आप ये सब मत किया करें। हमने उनको थोड़ी बोला, हमने अपने गाने के माध्यम से बेसिकली आपने बोला। और आप भी खुद उस समय गेड़िया मारा करते थे सब लोग मिलके, बट ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन था आपका जी। लेकिन जब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, चक्को 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 कुछ फ्रेश नहीं हो मिलना, फर्स्ट हैंड नहीं हो मिलना, यहाँ क्या कह रहा है कवि? वो कवि सर हनी बाजी नहीं गाया तो आपने है, तो क्रेडिट भी आपको मिलता है उस गाने का। क्रेडिट तो चलो मेरे को भी मिलता है, तो पर मैं तो गाया है ना। अब वो कवि जो बोल रहे हैं वो रैप में बोल रहे हैं तो वो रैप मतलब वो आपके गाने का हिस्सा नहीं है? नहीं, मेरे गाने का हिस्सा है। मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इतने बड़े दिग्गज जो लेजेंडरी हनी बाजी ने मेरे साथ रैप की है, उनकी सोच वैसी, उन्होंने कुछ देखा होगा, उनके साथ कुछ बीती होगी तो लिख दिया होगा शायद। आप उस पर एग्री थे? ठीक है सर, क्या ही एग्री करेंगे, अब तो ये इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। ऐसे तो सर बहुत सारे, अगर हम पीछे जाएं
तो जैसे हनी पाजी भी बोलते हैं कि हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे, इसमें क्या कवि कहना चाहता है? बिल्कुल, है ना, छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम, ये इसमें क्या है? टिप टिप बरसा पानी, है ना, ये गाने, ये भी तो कवि की, ये अब आप इस चीज में आएंगे तो वहां भी बहुत सारी है। ये आज से तो नहीं चल रहा। क्यों चल रहा है सर? ये तो अब आप गुलजार साहब से भी पूछो क्यों चल रहा है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये तो हम जब गुलजार साहब बैठे होंगे यहाँ पे, हाँ। उनसे भी पूछेंगे। अभी हम आपसे पूछते हैं, मतलब हर मूवी देखने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि दर्शक ये सुनना चाहते हैं, दर्शक ये देखना चाहते हैं, तो हम दिखाते हैं। हम समाज का आईना है जो समाज में घटित हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि आपने कॉल सेंटर के बाहर लोगों को इस तरीके से देखा, जो कि आपने गाने में रिफ्लेक्ट किया। और आप तो एक सोशल वर्क कर रहे थे, जो गाने का पैरा था उसमें कि एना भी नडोप शोप मारे अगर ये तो सोशल वर्क तो नहीं, चलो हम अपनी भी रोटी चलानी चालू कर रहे थे वहां से। नहीं, लेकिन एक अपील कर रहे थे। अपील तो है ही है, ठीक है। उन हाँ। तमाम लड़कियों से जो आपने जिनको देखा था, और लड़कों को खैर आपने अपील नहीं की, लेकिन ठीक है, अगली बारी अब नए लड़कों को कर देते हैं अपील सर। ठीक है। तो ये बताइएगा जरा, ये होता क्यों है? मतलब इस तरीके से ही, मतलब जितने भी सिंगर आए सबसे ये सवाल पूछा ही जाता है कि ये लिरिक्स का क्या खेल है? ऑडियंस पसंद करती है, समाज से निकला है, या किसी के दिमाग की उपज होती है कि नहीं ये बेचते हैं? चलिए सर, क्वेश्चनिंग होती है कि ये गलत है, ठीक है, पर सबसे ज्यादा डांस इन्हीं गानों पे किया जाता है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। उस टाइम किसी को नहीं पता, चाहे वो उनके घर के बुजुर्ग भी, वो भी मेरे को कभी मिलते हैं ना, जो बुजुर्ग, हम जहाँ पे शोज करते हैं या वेडिंग के शोज करते हैं, तो उनके जो बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं, गाना हमारे साथ ही गाते हैं। उनको गाना तो चलो याद है, रैप मेरे से ज्यादा तेज बोलते हैं वो। सो हर मूवी के आगे लिखा होता है ना, द ऑल कैरेक्टर्स इन दिस मूवी आर फिक्टिशियस, सो दिस इज एन एंटरटेनमेंट जोन। ये कुछ है नहीं है, ये इसको सिर्फ एक मनोरंजन की तरह ही लेना चाहिए, मुझे तो लगता है। ठीक है। तब ये गाना जब आया और फिर जब पॉपुलर हो गया, जाहिर तौर पे घर वालों ने भी सुना होगा, क्या रिएक्शन था? अच्छा था सर, घर वालों को तो लग रहा था बढ़िया हो रहा है, लड़का यॉट पे है, इतनी सारी गोरियां हैं, सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल वीडियो, इंटरनेशनल एक्ट। कहाँ शूट हुआ? गोवा में शूट हुआ था सर, गोवा शूट किया था। वी यूज्ड वन ऑफ द, उसी टाइम वो बड़े कैमरों का जोन आया था। पहले तो वो छोटे कैमरों पे शूट होते थे जितने पहले गाने होते थे। सो उस टाइम रेड एपिक कैमरा, रेड एपिक आया था, तो वो पहली बार वो हमारे वीडियो में ही यूज हुआ उस टाइम। अच्छा, तो जब हनी पाजी का इंटरव्यू हो रहा था हमारे यहाँ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में, तब उनसे पूछा गया था बादशाह को लेकर, तो उन्होंने कहा कि वो तो क्लाइंट थे। तो आप भी अपना गाना लेके गए, आप भी उनके लिए क्लाइंट थे? यस, आज भी। ठीक है, मैं अब किसी के पास जाऊंगा, मुझे डॉक्टर ज़्यूस पसंद होंगे तो मैं उनको पैसे दूंगा, गाना करूंगा। मुझे आज हनी सिंह पसंद है तो ठीक है, वो पैसे लेंगे। कल को मेरे पास कोई आएगा तो मैं भी पैसे ही लूंगा। कितने में बना था वो गाना? सर, जितने में भी बना था अच्छा बना था। इट वॉज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। और अगर हम उस दौरान देखे जाएं 2011 के हिसाब से, 10 के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव था वो गाना, वेरी एक्सपेंसिव वीडियो, वेरी एक्सपेंसिव। फिर भी फिगर्स को जो बन गया सर, बन गया। उस गाने ने बहुत कुछ दे दिया, नाम दे दिया, सबके सामने इज्जत दी, रुतबा दिया आप जैसे लोगों के साथ। क्या वो उतना अमाउंट था कि जब हम रीसेंट बजट की बात करें तो वो 30% के स्लैब को क्रॉस करता हो? मतलब 20 से 30 लाख से ऊपर का जो 25 लाख से ऊपर जो है उसमें 30% टैक्स लगने की बात आती है, तो क्या उस स्लैब को क्रॉस करता है? तो हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ जी। या उस स्लैब में था जो अब नए बजट में टैक्स फ्री कर दिया गया है 1275? ज्यादा था, ज्यादा है सर, उससे भी ज्यादा, मतलब 40-50 लाख में बना होगा 2011 में गाना। ठीक, बन तो होगा इतना, इससे थोड़ा सा इससे बढ़िया तो आप सीधा फिगर ही बता देते हैं। इससे थोड़ा सा कम होगा। मुझे इतना एफर्ट करना पड़ रहा है ना सर, बजट देखा था तो मैं उसको बजट को भी इसमें समाहित करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीपल थिंक ओवर ना कि वो कितने का होगा। अच्छा, मतलब वो जानना चाहते हैं, मतलब डोप शोप जैसा गाना कितने में बन सकता है? और हनी पाजी उस समय क्या चार्ज करते थे? बहुत ज्यादा करते थे, आज तो हद से ज्यादा करते हैं, उस टाइम भी ज्यादा ही करते थे। मतलब आज अगर आप जाएंगे तो मतलब इस कंडीशन में है कि अफोर्ड कर सकते हैं आप हनी सिंह को, अगर फिर कोई एल्बम करनी है। सब एनर्जीज की गेम है, क्या पता वो ऐसे ही कर दे, क्योंकि वो गाने से
बहुत बड़े करियर्स डेवलप हुए। द इंटरनेशनल विलेजर एल्बम का जो ओपनिंग ट्रैक वही था। उस वीडियो पहला ही गाना वो। हाँ, उस वीडियो को मद्देनजर देख के भी वो एल्बम बहुत बड़ी बिकी होगी, गई होगी। बिल्कुल। डोप शॉप, ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, ये सारे गाने उस एल्बम में थे। उस एल्बम में थे। एक बातचीत सुनी होगी आपने ब्राउन रंग को लेकर। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी ने मैंने लिखा, वो कहते हैं मैंने लिखा। जैसे आपने यहाँ फुल क्रेडिट दे दिया कि ठीक है, उसमें हो सकता है मेरी भी एक आध लाइनें हो, एक कंट्रीब्यूशन हो डोप शॉप में, किसी का भी हो, लेकिन आपने पूरा क्रेडिट यो हनी सिंह देना वही पड़ेगा ना सर। If you have done all the writing parts in this interview, जो आप मेरे साथ कर रहे हो, इसमें आपने स्टार्टअप कर दिया, आपने सारी चीजें लिख दी, अब आपकी टीम है उसके साथ साथ योगदान दे रही है, तो मेजरली तो आप ही का शो बनाओ। नहीं, मैं दे देता हूँ। ये रिसर्च दीपेंद्र गांधी और अरिमा इंटर्न, उनका ये कंट्रीब्यूशन है इसमें। मैं फुल क्रेडिट दे के काम करता हूँ। सर ये देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। हम भी जिसके साथ काम करते हैं, मेरे साथ आज की डेट में बहुत सारे यंग जो बॉयज हैं वो काम कर रहे हैं, बाखूबी कर रहे हैं, तो उनके नाम साथ ही आते हैं। अभी हमारा एक गाना आया जिसकी हम बात करेंगे लेटेस्ट, बिल्कुल करेंगे। तो उसमें जब भी बात आएगी तो मैं उसमें क्रेडिट्स का नाम भी आपके सामने पूरा दूंगा। ठीक है। हाँ, तो अब ये मेरे को लगता है कि इट्स बीन मोर देन 1 decade these topics are coming out again and again, ये बार बार आ रहे हैं। वो क्या रीसेंट इंटरव्यूज होते हैं तो पुरानी बातें होती हैं। जैसे आज आपने अमाउंट हिंट तो दे ही दिया जो मैंने बताया, तो कल को ये पता भी नहीं था कई लोगों को कि वो वो स्पेंडिंग किसने की है। वो मैंने ही वो गाना पूरा जो था वो प्रोड्यूस्ड, जो वीडियो से लेकर वो सारी चीज हमारी तरफ से ही हुई थी। अच्छा। हाँ जी। तो घर वालों ने खर्चा किया था तो उस दौर? तो आप तो कॉलेज में ही थे। हाँ, घर वालों ने ही किया था जी, और कौन कर सकता है। चलिए ज़रा वो स्कूल वाले पे आते हैं। आप अपने गुरु मानते हैं मलकीत सिंह जी को? 100%। ठीक है। पंजाबी के नामी सिंगर हैं, बड़े सारे गाने हैं, मतलब मुझे लगता है आप सुनते भी रहे होंगे उस दौर में। कैसे मुलाकात हुई? सबसे ज़्यादा उन्हीं को सुना मैंने। मैं 8th में था, तो ट्यूशन जब जाता था तो वहाँ पे एक भाई था जो उनके साथ होता, उनकी टेक केयर करता था, क्योंकि बेसिकली मलकीत पाजी इज फ्रॉम यूके। तो विकासपुरी उनका घर था नया, तो वहीं पे वो लड़का भी उनके साथ मिलता था या कोई काम उनके साथ रहता होगा या उनकी टेक केयर करता होगा, तो वो मुझे भी जानता था। तो उन्होंने मेरे को सरसरी बोला कि पता है कि मैं किनके साथ होता हूँ? तो मैंने बोला, वो कहले मलकीत सिंह जी। तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो मैंने बोला, झूठ नहीं लगा आपको? क्या झूठ बोला? मेरे को पहले तो लगा पर मेरे को तब तक लगा जब तक उसने बोला कि ये टाइम है, ये एड्रेस है, यहाँ पे अकेले आना, आपको मिलवा देंगे। तो मैं तैयार त्यूर होके चला गया। तो मैंने जब देखा सामने पाजी हैं तो मैंने बोला, फिर यकीन आया। फिर वहाँ से मेरा पाजी के साथ प्यार पड़ा, मिलना स्टार्ट किया और उनसे कई चीज़ें सीखी लाइफ में। कोरस नहीं किया कभी उनके साथ बैक वोकलिंग कभी नहीं की, किसी के साथ नहीं की आज तक। करनी ही नहीं थी या की ही नहीं करनी नहीं थी, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप किसी के पीछे बैक वोकलिंग कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर वो वाली जो चीजें हैं जो उस आर्टिस्ट की हैं वो आ जाती हैं कहीं ना कहीं। ये है ये अब आप एक स्टेज लगा रहे हैं, एक आर्टिस्ट महीने में 25 शो कर रहे हैं, 20 शो कर रहे हैं, तो आप वही गाने बार बार दोहराई जा रहे हैं, तो आप उसी आर्टिस्ट की तरह गाएंगे तो आपका गला वैसा ही हो जाए। तो आप कह रहे हैं जो नुसरत अली फ़तेह अली खान साहब को हम सुनते हैं, तो राहत फ़तेह अली खान साहब में वो चीज़ें दिखती हैं। 100% दिखेंगी ना। यही वजह है कि वो वोकलिंग किया करते थे जब उनके शोज होते थे। ठीक है, तो आप उनसे मिले, आपने कभी उनसे प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं? मैं ट्रेनिंग अपने गुरुओं से ली, जिनका मैंने अभी नाम बताया, अजय कुमार जी और लाल चंद्रा जी से। वैसे जो दर्शक नहीं जानते हैं तो मलकीत सिंह साहब गुड़ नाल इश्क मिठा, तू तक तूतिया, इस तरह के बहुत सारे हिट सॉन्ग, और जो ख़ास तौर पर शादियों में बजते हैं, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग उन्होंने दिए। आप किसी भी जगह चले जाओगे, गुड़ नाल इश्क मिठा तो बजेगा ही बजेगा। इट्स बीन मोर देन 40 years। और मैं हो गया, बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार हो गए, जितने मर्जी बड़े गायक हो गए, वो अपने लाइव स्टेज पे गुड़ नालो इश्क मिठा गाते ही गाते हैं।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका 3 बारी नाम है। कोचेला की बात आती है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मलकीत पाजी ने कोचेला उस टाइम परफॉर्म कर दिया था। दिल दी दोसांझ, हाँ, उनसे पहले कर दिया। अच्छा, उनसे पहले ही कर दिया था, तो वे बैक। वो एक अलग दौर था उनका। ये इतना प्यारा नाम था अमनदीप सिंह, इस नाम से इंडस्ट्री में आप क्यों नहीं आगे बढ़े? नाम बदलने की जरूरत। अमनदीप सिंह सर बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी होंगे कहीं? यहाँ तो नहीं है, हमारे पूरे न्यूज रूम में कोई अमनदीप नहीं चलो है। बाहर बहुत सारे हाँ, हैं, मेरे साथ ही मेरे साथ भी बहुत पढ़ते थे। अच्छा, क्लास भी होते होंगे। हाँ, सो अमनदीप सिंह एक आर्टिस्ट नेम लगा, कहीं से होता है ना। मीका पाजी का नाम अलग है, मीका सिंह। यो हनी सिंह ठीक है, पर यो लग गया तो एक बादशाह जी आदित्य है। हाँ, आदित्य प्रतीक है ना, तो वहां से वो बादशाह आ गए। सेम विद रफ्तार, दिलिन नैयर से वो रफ्तार बन गए। सो ये चीज थी। और नाम भी हनी पाजी नहीं दिया था, दीप मनी। कब दिया, कैसे दिया? गाना आने से पहले दिया था। कहानी बताइए थोड़ा इसकी, और सच्ची वाली, पीआर वाली नहीं। मतलब एक बार होता है ना तो मैं कोई पीआर कर रहा हूँ यहाँ, मेरी जो कहानी है वो सच्ची ही कई बार आर्टिस्ट होते हैं, एक कहानी लेकर चलते हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट ऑफ कैमरा ये बताते भी हैं कि ये कहानी पीआर वाली है, लेकिन आप अगर कहेंगे तो मैं आपको असली कहानी, मेरी जो भी बात चलेगी वो आपसे ओरिजिनल में चलेगी। ठीक है, मेरा कोई पीआर वाला स्टंट नहीं है ना। तो ओरिजिनल कहानी कैसे दी? गाना बन गया था, हाँ, डोप शोप रिकॉर्ड हो गया था, डन हो गया था, तो उन्होंने बोला कि यार गाना अच्छा बन गया, बहुत बढ़िया हो गया, बट अमनदीप सिंह नाम के बहुत सारे लोग हैं। मैंने बोला यस। सो हम ड्राइव पे थे, मैं था, बादशाह पाजी थे और हनी पाजी थे। हम 3 लोग इकट्ठे थे, एक ही गाड़ी में थे, गेड़ी मार रहे थे और कुछ वेस्ट दिल्ली में आउटिंग करके कुछ खाने का प्लान चल रहा था कुछ, क्योंकि खाने के बहुत शौकीन थे पाजी, बादशाह भाई भी, हनी भाई भी, मैं। तो उन्होंने मेरा नाम पूरा लिया और मेरे घर का नाम जो निक नेम है मनी, MONEY, MANNI नहीं था, MONEY था, पैसा। जब मैं हुआ तो हमारे वहाँ मनी प्लांट की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रोथ, तो मेरे दादी ने बोला कि हमारे घर मनी आ गया। अच्छा, आपका नाम निकनेम मनी, MONEY है, जैसे प्यार से मन्नी बोलते हैं मन्नी। पंजाबी, मन्नी नहीं मनी। अच्छा, तो ये था। तो वहाँ से अमनदीप से उन्होंने दीप उठाया और घर वाला निकनेम मनी उठा के दीप मनी बना दिया। तो बोलते ये एक ऐसा नाम है जो किसी के पास नहीं है। और ये उनकी एक तारीफ भी है हनी भाई की, कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए सबको, बादशाह पाजी को भी, रफ्तार जी को भी, और अपना खुद का ही यो ये, और जे स्टार है ना, अल्फाज। माफिया मुंडीर में लगभग सभी का नामकरण उन्हीं ने किया। ये भी एक एनर्जीज होती है, ये भी एक पावर होती है कि एक इंसान को ऊपर वाला इतनी कृपा बनाई हुई है कि वो जो दे रहे हैं या जो कर रहे हैं वो चल रहा है अच्छा। दिस इज अ गुड थिंग। उनकी एक पावर है, वो उनको शायद ऊपर वाले ने इस चीज़ में ब्लेस्ड रखा हुआ है। वैसे तो नहीं पूछना चाहिए सवाल, फिर भी मेरा मन कर रहा है तो पूछ लेता हूँ। कौन सा नाम ज़्यादा प्रिय है आपको? अब तो डीप मनी चलता है सर, अब तो अब इतना बस एयरपोर्ट पे ही आधार दिखाते समय वो अमनदीप सिंह आ जाता है, रियलाइज होता होगा कि यार ये मैं अमनदीप सिंह भी हूँ। मैं घर पे तो अमन ही हूँ, तो मैं वैसा ही नॉर्मल ही हूँ, मेरे को वैसा ही रहना चाहिए और मैं वैसा ही रहता हूँ। खालसा कॉलेज में एडमिशन लेने के पीछे कोई खास वजह थी आपकी? नहीं, कोई खास नहीं थी, मिल गई तो ले ली तो नंबर आ गए थे तो मिल गई सर। कोई कह रहा था कि सेलिब्रिटीज वहाँ पर आते रहते हैं इसलिए ये खास वजह? ये भी हो सकता है, ये भी एक वहाँ बहुत है। खालसा कॉलेज में भंगड़ा बहुत अच्छा कराया जाता है, तो हमने भंगड़ा भी वहाँ सीखा। वहाँ पे सेलिब्रिटीज बहुत आए, दिलजीत पाजी भी आए थे उस टाइम जब हम थे, और कोई दिग्गज कलाकार मनमोहन वारिस साहब जो पंजाब के बहुत बड़े गायक हैं वो भी आए। तो सुनने को वो कल्चरल जो इवेंट्स होते हैं जो वहाँ पे फिर अच्छा लगता है, वहीं से शायद चला होगा कुछ। पढ़ाई कितनी की आपने? बस जितनी करनी थी उतनी कर ली, कॉलेज पास आउट कर लिया, बस ये हो गया था। बस डिग्री लग जाए घर में, एक ग्रेजुएट का टैग हो जाए। हाँ, कभी आगे पढ़ाई करने का सोचा? अब नहीं तभी हाँ, जब ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं। कर लिया था सर, MBA करा हुआ है फाइनेंस में। अच्छा, पढ़ाई पूरी, बस ये हमारे यहाँ नहीं था, ये वाला पॉइंट नहीं था। ठीक है, MBA किया हुआ है सर। कहाँ से MBA किया आप? एक फाई यूनिवर्सिटी। एक वीडियो आपका YouTube पे
डीप मनी हम टाइप करेंगे तो एक वीडियो आता है और कुछ साल पुराना लगता है वो, 7-8 साल पुराना। हाँ, और बड़े ही अहंकार में वो सिंगर कहता है कि रफ्तार को इंडस्ट्री में मैं लेके आया, बादशाह का करियर को मैंने पुश किया, सबने अपना पहला गाना मेरे साथ किया है। ये डीप मनी कौन है, जानते हैं आप उनको? आपने अभी आपकी बात से ही आ गया ना, एक अहंकार कोई ना, तो उस टाइम था, हो गया होगा। कैसे आ गया था इतना अहंकार? हो जाता है सर, जब आपका काम बढ़िया चल रहा हो ना, जब आपकी दुकानदारी वो बहुत अच्छी चल रही हो, जब आप दिन में 2-2 3-3 शोज बैक टू बैक कर रहे हो, और कई लोग जो नीचे सवाल पूछते हैं कि डोप शोप गाया, चलो एक टैग मार गया कि अब मलकीत पाजी को गुड़नालो इश्क कुंठा से जानते हैं लोग, जैजी बाजी को जिन्हें मेरा दिल लुटिया से जानते हैं, ठीक है, गुरदास मान साहब को सजना वे सजना हो गया या दिल दा मामला है ना, दिल दा मामला, दिलेर साहब को बोलो तारा रारा से जानते हैं। तो एक पहचान मिली मुझे डोप शोप से। बट मैं आपको बताऊं कि उसके बाद करियर जहां जहां चला, स्टार्टेड विद हनी सिंह, केम अप विद रफ्तार, आफ्टर दैट बादशाह भाई, उसके बाद इक्का, हार्डकोर, अर्जुन फ्रॉम यूके, देन फलक शबीर फ्रॉम पाकिस्तान, कनिका कपूर, मीत ब्रदर्स, सलमान खान साहब, इसबेला कैफ। सो ये, या तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे साथ सबने प्यार, इतना मेरे को प्यार दिया कि सबने, किसी ने पूछा और हम सबने गाने किए। अच्छा, उस सवाल पे बाद में आता हूँ, इस लिस्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, भविष्य के भी नाम ऐड कर दीजिए। भविष्य के नाम अभी तो जो फाइनल है, हाँ, या जो लिस्ट में है? लिस्ट में तो बहुत सारे नाम हैं जो इस कैमरे पे बताना चाहें आप। हाँ, अभी बिलाल सईद साहब के साथ चल रहा है, और वन पाकिस्तानी गर्ल, वेरी फेमस, दैट 17 years old girl, जो कार में गाना गा रही थी, वे जान वाले, उनके साथ, और डॉक्टर ज़्यूस, एंड अभी और बहुत सारी लिस्ट है। ठीक है, ये फाइनल है जो हो गया, ये जो अब वो बात होगी जो फाइनल है। अब ये नहीं होगा कि वो हो गया, ये हो गया, जो हो गया हो गया। अब वापस उसी सवाल पे, तो हुआ क्या था, मतलब उस दिन हुआ क्या था जो आके अचानक से आप चल के आ रहे हैं, प्रेस माइक रखे हुए लाइन से, और आप बोल रहे हैं? कोई एनर्जीज, बैड एनर्जीज होगी, शैतानी रूह होगी। हाँ, वो शैतानी रूह को फिर गिराया भगवान ने। कब गिराया? 2018, 18-19 जब कोई गाना नहीं था। हाँ, नहीं, और फिर उसके बाद कोविड था। ये क्या किया उस 2 और 3 करीब 5 साल का एक ब्रेक था? हाँ, गाने भी बनाए 18 कोविड के बाद गाने बनाने स्टार्ट किए। उससे पहले माइट बी मैं डिप्रेशन में था थोड़ा। किस वजह से? इतना अच्छा करियर चल रहा था, आप बता रहे हैं। अपनों की वजह से ही होता है, आ गया था, इंसान अपनों की वजह से ही जाता है सर। और किसी, आप एक रियलिटी है कि बाहर वाला आपको कभी खराब नहीं करेगा, जो आपके साथ वाला होगा वही खराब करता है आपको। जरा तो विस्तार से बताइए। जब हमने स्टार्ट किया अपना करियर, तो मेरा पहला गाना था, मुझे कुछ नहीं पता था कि आईपी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, कि और क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, आपके पास क्या पैसे आने हैं, क्या है। तो क्योंकि मेरे ना तो फैमिली में कोई सिंगर पीछे था, ना पिछली 7 पुश्तों में था। एक हमको ही पता नहीं ऊपर वाले ने कहाँ से बोला कि ये होगा, और वो हो भी गया। सो दोस्ती यारी में सीने पे वार तो चलो चलता है, सीने पे लगता तो अच्छा लगता, पीठ पीछे बहुत वार हुआ, तो उसने मुझे खराब कर दिया बहुत ज्यादा। बिना नाम लिए अगर आप सर, मैं नाम किससे कोट कर सके, मतलब नाम कैसे तो वैसे नहीं लेना चाहता, किसी को स्टार थोड़ी ना बनाना है। वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल। तो क्या हुआ? हुआ ये कि शोज हो रहे थे, तो किसी सामने उसको लगने लग गया, जो इंसान था मेरे साथ, कि यार ये इतने पैसे ले रहा है तो मेरे को इतना सा कट मिल रहा है। तो हम मेरे साथ जिन लोगों ने कोलैबोरेशन किया या मेरे जिनसे लिंक बनते गए, वो अपने लिंक बनाते गए। फिर उन्होंने कई बैंड स्टार्ट कर दिए, मेरे से फोकस मतलब मेरे साथ रह के मेरे को काटना स्टार्ट कर दिया, मतलब मेरे शोज कट ऑफ कर दिए। मुझे कोई ध्यान नहीं, मुझे अगर कहीं बॉम्बे से कॉलिंग आ रही है या मुझसे कोई मिलना चाहता है, तो वो चीज़ें मेरे पे पहुंच नहीं रही थी। क्योंकि आपका जो रीढ़ की हड्डी होती है एक आर्टिस्ट की, वो उसकी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, जिसका मैंने खामियाजा बहुत भुगता पहले टाइम से, स्टार्टिंग से, विश्वास करके। तो उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा यार मैंने काम ही नहीं करना है,
आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क। जब आपके पास इतना कुछ है ब्लॉग में, आपने इतने बड़े बड़े दिग्गज सलमान साहब के लिए भी गाना गा दिया, पर आपको कहीं है ही नहीं है, आपको कहीं लेके टेक ओवर ही नहीं किया जा रहा, तो थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह में चले गए थे। उसके बाद फिर साक्षात भोलेनाथ ने संभाला। साक्षात, अब ये कहेंगे कि साक्षात भोलेनाथ ने संभाला और 360 पूरा टर्न किया। फिर कोविड के बाद दोबारा से स्टार्ट किया, गाने लिखने स्टार्ट किए। जो मेरे 2-3 अजीज भाई हैं जो मेरे साथ हैं आज की डेट में, उनका नाम भी मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तो फिर अब ये स्टार्टअप हुआ। देन अचानक से जो मैं मैनिफेस्ट करता था कि आई रियली वांट कि मेरे को एक बेहतरीन लेडी मैनेज करे, तो वो मालिक ने भेजी, बॉम्बे से खुद आए। तो अब जो करियर का ग्राफ है वो अच्छा चलेगा और अब चीज़ें बिल्कुल लेवल पे चल रही हैं। एक दौर में जो अभी दिलजीत दोसांझ की मैनेजर हैं, हाँ जी, वो भी आपकी कोऑर्डिनेटर, नॉट मैनेजर? कोऑर्डिनेटर नहीं, वो शी यूज्ड टू वर्क इन टी सीरीज। जब मेरी एल्बम आई बॉर्न स्टार, टी अर्बन, तो सोनाली यूज्ड टू वर्क इन टी सीरीज। तो वो 1-2 बारी मेरे साथ जब मेरे गाने लॉन्च हुए तो वो चंडीगढ़ या हर जगह, जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, तो वो मेरे साथ शिरकत करती थी। मेरे साथ ही नहीं करते थे, वो अलग अलग आर्टिस्ट जो टी सीरीज के साथ जो काम कर रहे थे, उन आर्टिस्ट के साथ वो शिरकत करते थे। पर उनका मेजर उस टाइम भी उनकी एक मैनिफेस्टेशन थी। उनका जो एक कैबिन था जो मिला हुआ था, उस पर भी वो दिलजीत पाजी की फोटोज लगी होती थी। तो वो बोलती थी मुझे कि मैं इनके साथ काम करूंगी, मेक श्योर कि वन डे ही विल बी द नंबर 1 आर्टिस्ट। तो जब अब तो बन गए, एग्री करते हैं आप? सर बने, मेहनत की ना। किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो भगवान उसको सुनता ज़रूर है। तो उनकी जो उन्होंने बहुत शिद्दत से उस चीज़ को चाहा, और आज जो दिलजीत दोसांझ साहब हैं, तो मैं कहूँगा कि 2015-16 के बाद जो उनका करियर का ग्राफ जो सुपर स्ट्रांगली बढ़ा, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान सोनाली सिंह का भी है। उड़ता पंजाब के बाद से? हाँ, उड़ता पंजाब के बाद से प्रॉपरली। आप देख लो ये जो टूर हुआ कैसे मैनेज हुआ, अच्छा हुआ। इतना सोल्ड आउट शोज गए पूरे वर्ल्ड वाइड। ब्लैक हो गए टिकटें, चलो वो तो उनकी फैन फॉलोइंग है या उनका प्यार है लोगों का कि वो उनको इतने पैसे दे के देखने जा रहे हैं। दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग। और एक दिन में थोड़ी ना हुआ है। कई लोग बातें करते हैं कि एकदम से उठ गए। 24 साल का करियर है, ऐसे नहीं होता सर। इट्स बीन ऑलमोस्ट 24 ईयर्स। उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट आधी जिंदगी, 24 साल का करियर, जो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहते, मतलब तब पूरा किया, तो भगवान ने उनको देना तो है ही है। तो जब ये दिलुमिनाटी टूर इंडिया आया, तो ख्वाहिश थी आपकी कि कहीं जाएं, सुना जाए? ख्वाहिश तो चलो ठीक है, होती है हर एक, मेरी भी है कि वो बहुत अच्छा, बहुत सारे सिंगर्स भी गए होंगे और जाना भी चाहिए। आपको खुश होना चाहिए। हमारे बीच का एक बंदा इस मकाम यहाँ पे है नहीं ऐसा ना। यहाँ पे ऐसे चलता है और इंटरनेशनल ऐसे चलता है। इंटरनेशनल मार्केट, या दुआ लिपा हो गए या कोल्ड प्ले हो गए या जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, डीजे खालिद हो गए, ड्रेक हो गए, ये सब एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। पर हमारे यहाँ यही चलता रहता है, वो किसने किया, ये किसने लिखा, ये कैसे हुआ और वो कैसे नहीं हुआ। जो हो गया वो हो गया, वो वापस नहीं आएगा। तीर एक बारी कमान से निकल गया, वो वापसी नहीं आएगा। उसने अपना निशाना मारना ही मारना है। सो जो अब जो ठीक हो रहा है, अब पहले से चीजें ठीक हो रही हैं। यू सी करण औजला, एपी ढिल्लों, सो ऑल द न्यू टैलेंट इज कमिंग अप। पहले जब हमने स्टार्ट किया तो स्पॉटिफाई नहीं होता था, यूट्यूब इतना लेंथ में नहीं होता था, इतने सारे, इंटरनेट ही 5G नहीं था, 5G नहीं था, इंस्टाग्राम रील्स नहीं थी, लोगों के पास रीच नहीं थी, बिल्कुल स्मार्टफोन कम थे। हाँ, तो तब भी इंटरनेशनल विलेजर हो या डोप सोप हो, ब्राउन रंग हो, अंग्रेजी बीट हो, तो भी वहां तक पहुंचा जहां तक उसको पहुंचना चाहिए था। मैंने तो MP3 में सुना उसको। हाँ जी, वीडियो बहुत बाद देखा। हाँ, सो आज का जो चेंज ओवर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे खुल गए। जिसको भी अपना टैलेंट शो करना होता है
वो स्पॉटिफाई पे अपना गाना डाल देता है और यूट्यूब पे चढ़ा देता है। सो दिस गुड। तो वाइडनिंग हो गई है, पर थोड़ी सी चीज़ें और भी हो गई कि दिन में अगर 100 गाने आ रहे हैं तो 100 के 100 तो ठीक नहीं होंगे, उसमें से 90 कुछ ऐसे होंगे जो 10 होंगे वो भी रह जाते हैं कहीं ना कहीं। मैं फिर से अपना सवाल दोहराता हूँ और इस बार थोड़ा सा उसको रीफ्रेम कर देता हूँ। आप खुद एक सिंगर हैं, लेकिन आप भी लोगों को सुनना पसंद करते हैं। किस सिंगर का कॉन्सर्ट होगा तो आप ऑडियंस की तरह जाकर उसे सुनना पसंद करेंगे या किया है? मैं दिलजीत पाजी, मैं लखनऊ में था जब उनका कंसर्ट था। सो मेरे भाई हैं वहाँ पे, बहुत बड़े, उनका कारोबार बहुत बड़ा है। तो मैं उन्होंने मेरे को बुलाया हुआ था वैसे ही मिलने के लिए, कुछ बातचीत थी। तो हम सीपी साहब के ऑफिस में बैठे थे, उसी दिन उनका कंसर्ट था। तो उनके टेबल पे ही वो सारी टिकट्स पड़ी थी, तो वो और हम उनका शो देखने चले गए, दिलजीत पाजी का। इट वॉज अ गुड शो। तो वो अच्छा लगा मुझे। और कौन ऐसे सिंगर हैं जिनको आप चाहते हैं कि... मैं चाहता हूँ, मैं जिनका फ़ैन हूँ, मैं ड्रेक का फ़ैन हूँ सर, डाई हार्ट फ़ैन हूँ। तो ड्रेक जब भी आएंगे इंडिया या मुझे कहीं मौका मिले, मैं अमेरिका कनाडा में हूँ और उनका टूर हो, तो मैं ड्रेक का शो, वीकेंड का शो, ये देखने जाऊँगा ज़रूर। और ये इंडिया वाले अभी ऐसे झंडे नहीं गाड़ पाए कि... नहीं, दिलजीत पाजी ने बहुत अच्छा कंसर्ट किया, मैंने देखा, बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड, सुपर परफॉर्मेंस, क्रेजी। पर हर एक का अपना जोन होता है। मतलब आपको उस तरह का म्यूजिक... मेरा विजन सर वो है, मुझे कुछ वो देखना है। एंड अरिजीत साहब का शो हुआ, मैं जा नहीं पाया, पर मैं अरिजीत साहब को सुनना बहुत पसंद करता हूँ। और नुसरत फतेह अली खान साहब अगर आज होते और शो कर रहे होते, मैं चाहे जैसे मर्जी जाता वहाँ। और मेरी एक लाइफ की ड्रीम है कि मैंने उनकी मज़ार में पाकिस्तान जाके माथा ज़रूर टेकना है। कभी ना कभी वो मेरी फरियाद पूरी सुनेंगे, मैं उनकी मज़ार पे जाके माथा ज़रूर टेकूंगा। कभी कोशिश की आपने पाकिस्तान जाने की वैध तरीके से? नहीं, नेवर एवर, नहीं। तो ये कैसे बनेगा? बहुत क्वेरीज आती हैं हमको पाकिस्तान के टूर्स की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बेसिकली ज़्यादा दुबई रहता हूँ। तो दुबई में वहाँ सब मिलते रहते हैं, जो वो बहुत एक माहौल है। देखते हैं, कभी ना कभी बन जाएगा। जो चीज़ बंद है वो खुल भी सकती है। हर दिन अलग ही होता है, रोज़ नया सवेरा होता है। तो शायद, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, पहले भी तो आते ही थे यहाँ पे। हमने भी कोलैबोरेट किया हुआ है फलक शबीर साहब के साथ। सो होना चाहिए, म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज, नो लैंग्वेज। वैसे ही है जैसे हम बात करते हैं वैसे ही करते हैं, गालियाँ भी वैसे ही देते हैं जैसे बाहर जाके हमारे यहाँ देते हैं। अच्छा, जब दुबई में होते हैं और तब किसी पाकिस्तानी से मिलते हैं, वो क्या आपके जहन में विचार रहते हैं? और जब भारत में रहते हैं और किसी पाकिस्तानी के बारे में सोचते हैं, क्या विचार बदल जाते हैं मुल्क बदलने के बाद? ऐसा कुछ नहीं है सर। हर एक रिलीजन में 0.1% भी बहुत ज़्यादा होगा। कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो खराबी करते होंगे। कोई रिलीजन खराब नहीं होता सर, सब एक ही है, रब के बनाए हुए इंसान है। मुझे क्या पता कि आज मैं सिख हूँ, मैं पहले क्या था? आपको क्या पता आप क्या थे? सो इसमें भेदभाव होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मालिक के बख्शे हुए सब बच्चे हैं, और ठीक है 100 में से 0.1% का माइंड सेटअप कुछ अलग होगा, पर 99% का नहीं भी हो सकता। तो मतलब उम्मीद ये है कि आप भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कोलैब करेंगे? 100% करेंगे, और कुछ के साथ करने भी जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे। फलक शबीर का आप जिक्र कर रहे थे, और वैसा ही कुछ गाना रेस 3 में आया। हाँ जी, फिल्म नहीं चली, गाना खूब चला। चलो, हाँ, हर फ्लोर पर उसे सुना गया उस दौर में। और अभी भी जब कुछ मिक्स बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो गाना हमेशा हमें सुनाई देता है। तो वो गाना फलक शबीर के साथ कौन सा था जिसको आपने हीरिये में कन्वर्ट कर दिया? तेरे नैना दा नशा हो गया, तेरे नैना दा नशा हो गया। आप थोड़ा आगे गुनगुनाएं तो मैं पहले पूछ लूं, इसके राइट्स आप ही के पास? हाँ जी, मेरे पास। फिर गुनगुनाइए, मेरे चैनल पे ही है। बेशक गुनगुनाइए, कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं आने वाली ना? नहीं गुनगुनाइए थोड़ा और लंबा।
हो तेरे नैना दा नशा हो गया, तेरे नैना दा नशा हो गया, बिना पीते आ शराबी मैं होया, तेरा तकना फना कर गया, तेरा तकना फना कर गया। तो इसके बाद बना फिर हीरिए। वो गुनगुना नहीं सकते आप? हाँ, नहीं गुनगुना लेंगे, राइट्स है मेरे पास तो नहीं, वो टिप्स के पास है। फिर हम छोड़ते हैं, वो जिस दर्शक को सुनना वो यूट्यूब पे जाके। हाँ बिल्कुल, वो टिप्स वालों के पास राइट्स है, वो तुरानी साहब के पास राइट्स है, आप तुरानी साहब से बात कर लीजिए। तो थोड़ा ये संगीतमय महफिल हो गई है, तो ऐसा कुछ और गुनगुना दीजिए जिसके राइट्स आपके पास हैं। हाँ, और आपका जो सबसे लेटेस्ट गाना है उसके तो मुझे लगता है राइट्स आप ही के पास हाँ, हैं। नाजी नाजी, नाजी नाजी। बिल्कुल जी। रे छोरी मटक मटक के कहाँ को चलती जाए तू, आ बैठ न टू सीटर में काहे शर्माए तू, तीखे तेरे नैन बोली लगती मिठाई, नाजी 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 मोरी पकड़ो कलाई, बैरी जमाने से जवानी है छुपाई, ओ नाजी 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 मोरी पकड़ो कलाई, बैरी जमाने से जवानी है छुपाई। वाह, तो ये प्रेम है कि ईव टीजिंग है इस गाने में? ये तो अब सर आप ये नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपका भाव क्या था जब आप ये तो प्रेम ही है ना। अच्छा, तो मैं तो कह रहा हूँ लड़की को कि यार आजा, तो लेट्स हैव अ वर्ड, टू सीटर पे चलते हैं। ऐसे अगर राह चलते कोई गुनगुना दे तो उसको तो डायल 100 वाले उठा के राह चलते सारे गाने भी तो नहीं बनाते ना सर, ये भी है। लेकिन आप ही का गाना गुनगुना के कोई ये कर सकता है। हाँ, ठीक है फिर अगला जो होगा वो अपने अपने अंजाम के लिए रेडी ठीक रहे। है। वो गाना जो आप यहाँ पे गुनगुना नहीं सकते कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, उसके बनने की कहानी क्या थी? रेस 3 में जब हीरिए गाना आपने गाया, क्या प्रोसेस था? कैसे आपको ऑफर हुआ वो गाना? कैसे मिले सलमान खान से? मीत ब्रदर्स बड़े भैया मनमीत पाजी से मिला बॉम्बे, तो सेशंस हुए हमारे, तो तेरे नैना दा नशा उनको बहुत पसंद था, तो अचानक ही बैठे हुए कहते हैं यार इसके राइट्स किसके पास है? मैंने बोला मेरे पास है। कह रहे वेरी गुड, सो लेट्स रिक्रिएट इट फॉर। ये नहीं पता कि वो रेस 3 में जाएगा या वो सलमान खान साहब के ऊपर फिल्म है, तब तक कुछ नहीं पता था। सो बैठे थे, कुमार पाजी आए, तो कुमार पाजी ने सुना, लिरिसिस्ट। हाँ, कुमार पाजी ने इसके लिरिक्स लिखे जैमिंग के ऊपर, तो एक ही लाइन आई, इन हीरे नी नशा तेरा करके के रांझा ये तबाह हो गया, तो ये लाइन आई, फिर वो पूरा गाना लिखा गया, तो वो बना। उसके बाद मैं फिर वापसी दिल्ली आ गया, मेरे शोज़ वगैरह चल रहे थे, तो फिर मुझे बॉम्बे बुलाया गया। तो जब मैं गया बॉम्बे, मीत पाजी और हरमीत पाजी से मिला, तो उन्होंने बोला कि यू आर सो ब्लेस्ड, तेरे को पता है ये गाना किसके लिए सिलेक्टेड हो गया और किस मूवी के लिए? मैंने बोला मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। कह रहे यू, मेरे बोलते सरदार, मेरे को ऐसे बोलते सरदार तू बहुत लकी है, डोप शोप भी इतना, हर चीज़, मतलब मुझे लगता है तू बहुत लकी है। तो मैंने बोला मालिक की कृपा है। तो उन्होंने जब बताया कि ये रेस 3 में आ रहा है और सलमान खान साहब और जैकलीन पे दर्शाया जा रहा है, सो इट वाज लाइक आई फील थैंक यू बाजी, नॉट मच एक्साइटेड, पर ठीक था कि मालिक ने यहाँ तक, जो मेरी मैनिफेस्टेशन में लिस्ट में था ये पहले कि मैं सलमान साहब के लिए गाना गाऊंगा, तो वो मालिक ने पूरा कर दिया। अभी बहुत सारी हैं जिसमें से टिक मार्क होती जा रही हैं। तो ऐसा नहीं लगा कि वीडियो में मेरे को भी होना चाहिए डोप शोप टाइप? मैं आपको एक बात बताऊं, एक रीजनल गाना हमको वीडियो में आना पड़ता है क्योंकि हमको लोग कहीं पसंद करते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि बादशाह भाई या हनी पाजी या मीका पाजी इतने बड़े बड़े गाने गाते हैं तो वो बॉलीवुड मूवी में आए, नहीं हो सकता ना, क्योंकि रीजन बहुत वाइड, वो पैन इंडिया हो जाता है ना। सो प्लेबैक का मतलब ही है कि आप किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट के लिए प्लेबैक कर रहे हो। लेकिन अब प्ले फ्रंट वाला दौर भी आ गया है कि साथ में हम दिख जाते हैं, वहाँ पे गाते हुए हमें सिंगर अब देखते आगे हैं। करेंगे तो लास्ट के कुछ सेकंड में ही दिख जाते हैं गाते हुए, उनको भी क्रेडिट मिल जाता है। सलमान साहब के साथ कम ही दिखते हैं सर। तो फिर क्या हुआ 2018 में गाया, क्या सी ट्यूनिंग, क्या बातचीत सलमान खान से? मैं फ़ोन पे बात हुई थी सलमान भाई से, तो उसके बाद मिलना दौरान हुआ नहीं, क्योंकि मैं 18 के बाद आपको बताया ना कि मैं बिल्कुल जी, गाना आने के बाद मुझे लगता है पता नहीं कुछ, या तो
नज़र लग गई या कुछ हुआ ऐसा, तो फिर मैं बिल्कुल आई वाज इन कम्प्लीटली डिप्रेशन। तो फिर मैंने म्यूज़िक को बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे कर दिया और मैं अपने जोन में चला गया, खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा। एट दैट टाइम आई गेन वेट लाइक अ हेल, बहुत मोटा हो गया, मैं किसी से मिलता नहीं था, घर पे था। जैसे हनी भाई की जो आपने अगर बायोपिक देखी होगी, वो कुछ डॉक्यूमेंट्री, हाँ डॉक्यूमेंट्री हो, वो कुछ सी कंडीशन मेरे साथ भी वैसी रही। फिर उसको ओवरकम किया। फिर कोविड अचानक आ गया, कोविड में तो कोई बाहर गया ही नहीं। तो फिर कोविड के बाद फिर से ये रेस पकड़ी, फिर अपने ऊपर पूरा वर्क किया, फिर शो स्टार्ट किए, फिर सम शोज़ अच्छे स्टार्ट हुए। अब उसके बाद अचानक से अब मैनेजमेंट का जो मेरे को जो प्रेशर रहता था कि यार मैं इतने सारी चीज़ें कर रहा हूँ, पर मेरी जो चीज़ें हैं वो कहाँ कैसे पहुँचेंगी जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। तो वो भी मालिक ने सुनी। तो अब पिछले 24 अगस्त 2024 में जीना दोसांझ जो मेरी अब बिजनेस मैनेजर हैं, वो बॉम्बे से खुद आई, वो भी महाराज ने खुद भेजी, भोलेनाथ ने मेरे। तो अब वो ट्यूनिंग चल रही है, अब वो प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है, और जो चीज़ें जो सारी प्लान्ड हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से आगे चल रही है। आई एम रियली हैप्पी। सवाल मेरा था, सलमान खान के साथ क्या बातें हुई और भविष्य में प्रोजेक्ट को लेकर क्या बातें सवाल हुई? आप जो मेरे से करते हैं मैं उसको पूरा लेके आता हूँ। और सलमान भाई से मैं मिला। हाँ, आप, मुझे लग रहा है कि आपको क्या जवाब मुझे यही देना, तुम सवाल कुछ भी पूछो। हाँ? नहीं, सलमान भाई से मैं मिला 1.5 साल पहले दुबई में अभी। हाँ, वो जो मैंने आपके इंस्टाग्राम पे फोटो, हाँ फोटो है। तो हम मिले, तो भाई से मिले, तो भाई मेरे को बहुत अच्छी तरह मिले, और भाई मेरे को बोलते कि तेरे पे कितने गाने हैं। मैंने बोला बहुत सारे हैं, फ़ोन में ही बहुत सारे हैं। कह रहे दे। मैंने बोला आपके हैं। तो फिर उसके दौरान उसके बाद फिर अभी कुछ बनाया था एक गाना जो शायद आए किसी वजह से नहीं आ रहा, किसी वजह से। भाई को पसंद है वो गाना। तो क्या वो सलमान खान की अपकमिंग फिल्म के लिए था? हाँ जी, उन टाइटल ट्रैक मैंने बनाया था। क्या वो सिकंदर के लिए था? जी। क्या हुआ? रीज़न मुझे नहीं पता, मेरी बिजनेस मैनेजर को पता है, क्योंकि मैंने उन्होंने आपको भी बताया होगा। नहीं, मैंने वो मुझसे वो बहुत प्रोफेशनल है, और ज़्यादा मेरे को तंगी, वो सिर्फ कहती हैं आप गाना गाओ। अच्छा, हेडेक वाला काम सारा उनका है, 100% उनका है। तो यही एक आर्टिस्ट के लिए यही बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि आर्टिस्ट को उसके जोन में रहना चाहिए। अगर आर्टिस्ट बोल दे कि मैं शोज़ भी बुक कर लूँ, मैं मीटिंग्स भी कर दूँ, मेरा आज आपके साथ इंटरव्यू है वो भी मैं प्लान कर लूँ, तो वो कभी होगा नहीं। तो मतलब डीप मनी ये कह रहे हैं कि सिकंदर का टाइटल ट्रैक आपने फाइनलाइज किया था? हाँ, मैंने बनाया था। बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा। अच्छा, हाँ। अप्रोच किया जाता है कैसे, या आप खुद ही बनाने लग? सिनॉप्सिस आ जाते हैं ना, मूवी के सिनॉप्सिस आ जाते हैं, जो है कि कई बार अब बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, बहुत सारे लोगों का गया होगा, तो उसमें से शॉर्टलिस्ट होके मेरा भी भाई के पास गया, भाई ने सुना भी, उनको अच्छा भी लगा होगा। अब वो टेक्निकलिटी उसमें जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे नहीं, वो मेरी बिजनेस मैनेजर को पता है सारी चीज़ें। तो मुझे लगता होगा ये सकता होगा कि भाई जो म्यूजिक दे रहा होगा फिल्म का वही टाइटल ट्रैक भी बनाए, इस तरीके से भी होता है। फिल्मों की पूरी डील होती है। यस, ऐसा होता थोड़ी होगा कि टाइटल ट्रैक कोई अलग बना रहा हो और बाकी गाने देखिए AR रहमान साहब हो गए, प्रीतम दा हो गए, विशाल शेखर साहब हो गए। सो ये लोग पूरा, इनका पूरा म्यूजिक, ये पूरी मूवी का म्यूजिक करते हैं, पूरा ठेका है। हाँ, पूरा सारा गाना, हाँ, जो बैकग्राउंड स्कोर, ये वो जो जाएगा हाँ, वो सब हम करेंगे। अब कई मूवीज हैं, जैसे रेस 3 में मीत ब्रदर्स ने भी गाना किया था, जो हीरिया है, उसमें विशाल मिश्रा का गाना था, ठीक है। उसमें और एक दो जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स या सिंगर्स के गाने थे वो अलग, वो वैसे वहां चल पड़ा। पर अब एक कंटेंडर कि AR रहमान के साहब का संगीत जहां पे आ रहा है, वहां पे मैं अपना लिखा हुआ और अपना कंपोज किया गाना दूंगा, तो शायद वो ऐसा नहीं हो पाता होगा। ठीक है, तो लेकिन भविष्य में आपके गाने को लेकर उन्होंने कहा कि जितने गाने दे दो। हाँ जी। फिर आगे कोई कम्युनिकेशन चल रही है, बात सारी चल रही है, SKF मूवीज के साथ सारी चीजें चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। थोड़ा सा मैं उस पर पीछे जाता हूँ, जो आप जिस पर बात करना मुझे लगता है आपको अब सही नहीं लगता होगा, आपके 2016 वाले उस इंटरव्यू के बारे में जो चीज़ें आपने कही थी, रिग्रेट होता है कभी? यस, मैंने एक पॉडकास्ट पे माफ़ी भी मांगी थी, और मुझे लगता है कि
बहुत रेयर ऑफ रेयर है कि कोई इंसान अपनी गलती करके माफ़ी मांगे ऑन कैमरा। तो मैंने मांगी थी, फिर भी कह देता हूँ कि सॉरी, आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। वो मैं नहीं था, शायद वो कोई बैड एनर्जी थी मेरे अंदर, जैसे बोल दिया। कोई किसी को यहाँ बनाता नहीं है, कोई किसी को चलाता नहीं है। सबका अपना अपना अस्तित्व है। सब ने, मालिक ने सबको बना के भेजा है, जिसने उनको जब जहाँ जैसे मर्जी देना है वो देंगे। और वो मैं नहीं था। जैसे हनी भाई कहते हैं ना कि मैं शैतान था, है ना, तो मेरे को लगता है मेरे अंदर भी वो कोई ऐसी थी जो फिर मेरे को घेरा गया, पूरा धोया गया, मांजा गया, जैसे तो मांज के तराशा गया। फिर अब वो चीज़ें रिग्रेट होती हैं। जैसे 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 आप ग्रो करते हैं लाइफ में, तो आपको पता लगता है कि यार नहीं यार, ये बचपना है, ये बचपना है, हो जाता है। इंसान है, गलतियों का पुतला है। ये जो कहा जाता है आम बोलचाल में कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत अहंकार आ गया है, तो ये उसका लाइव एग्जांपल समझा जा सकता है कि आपके अंदर आ गया था 100%। और उसके बाद कभी ऐसा फोन आया बादशाह या रफ्तार का नहीं कि भाई क्या बात कर रहे हैं? नेवर एवर। या कभी कम्युनिकेशन नहीं मिले हम बादशाह भाई से। मैं दुबई में लास्ट ईयर हमने एक ही साथ बहुत बड़ा कंसर्ट किया था। पर और मैंने उनको भी बोला है कि ब्रो, इफ़ यू फील लाइक आई हैव डिड एनीथिंग रॉन्ग, सो मैं आई रियली फील सॉरी टू यू। तो उन्होंने मेरे को गले लगाया, कह रहे बाजी सॉल्व ओके। अच्छी चीज़ है सर, बड़प्पन है ये ना। अब मेरे लिए भी कोई बोल देगा तो मैं उसको बोलूँगा हाँ जैसे किया। अभी कई चीज़ें होती हैं। अभी मेरे को लास्ट इंटरव्यू पे पूछा गया कि व्हाट यू फील लाइक फॉर द दिस ट्रैक्स, जो डिस होते हैं। तो मैंने बोला यार, ये मैं ना तो डिस ट्रैक सुनता हूँ और ना ही मुझे अच्छे लगते हैं कि हम अपने लोगों को डिस क्यों कर रहे हैं। ये जो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं है, थोड़ा सा और आसान भाषा में बता दीजिए, ये डिस ट्रैक क्या होते हैं? डिस ट्रैक ये होता है जी, वो उदाहरण के साथ बता दीजिए। बादशाह ने बनाया और हनी सिंह ने जो अब गाने बनाए थे, उसका अगर आप एग्जांपल दे दें। नहीं बादशाह और हनी सिंह ने नहीं, उसके बाद एमीवे और रफ्तार, बहुत सारे लोग बनाते हैं। कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा वाला हिप हॉप का कल्चर है। तो इसमें यही है मतलब ये यहाँ से ज्यादा आसानी से ऑडियंस समझ जाएगी। पर ये होना नहीं चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। हनी बाजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बादशाह बाजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रफ्तार भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो डिस करना, अपने लोगों को क्यों डिस करना है ना, मुझे समझ ही नहीं आता। रोल्स रॉयस दोनों के पास है ना, एवरीवन। अब कोई बोलता है कि वो मैंने लिखा, चलो जिसने भी लिखा या नहीं लिखा, वो चीज़ें वापसी आएंगी नहीं। आज का आप एक चीज़ देखो, आप प्रेजेंट में देखो कि आपके पास वो बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार दौलत है, बेशुमार नाम है। उस चीज़ों को दोहरा के या ला के ना तो वो चीज़ वापसी आ सकती है, ना वो गाना 10 साल पीछे जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो ऑडियंस जो हनी भाई को सुनती है, जो बादशाह भाई को सुनती है, जो रफ्तार को सुनती है, जो हमको सुनती है, वो एक ही है। तो मेरे हिसाब से तो एक प्यार का पैगाम देना चाहिए कि सब अच्छा है। मैं तो हर एक बार बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं, अब हनी भाई भी बहुत भोलेनाथ को मानते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मुझे भोलेनाथ ने ही ठीक किया, जो मैं वो हरिद्वार जाते हैं मंदिर। तो मैं तो भोलेनाथ के चरणों में ही दुआ करता हूँ कि यार ये दो इंसान, हनी सिंह और बादशाह, एक गाना बना दे और सबको जवाब दे दें। जवाब नहीं देना, इंटरनेट क्रैश हो जाएगा सर। हनी सिंह जैसा म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है और बादशाह भाई जैसा राइटर नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं कि, शरेआम कह रहा हूँ सर। मुझे हनी सिंह, मुझे कोई पूछे कि कौन बेस्ट है म्यूजिक प्रोड्यूसर, who you think, I said no, आफ्टर A.R. रहमान साहब, हनी सिंह भाजी जैसा कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है। और लिखाई में मुझे बादशाह भाई जैसा लगता नहीं है। तो ये जो ब्राउन रंग की लिखाई थी, हाँ, तो लिखाई के मामले में जो क्रेडिट्स दिए होंगे ना अगर आप YouTube के नीचे जाएंगे तो ब्राउन रंग के नीचे क्रेडिट्स दिए होंगे, तो उन्होंने लिखा होगा जिन्होंने। तो ये आप जो बता रहे थे दुबई में गले मिले और सारे गिले शिकवे दूर हो गए, कभी कभी लगता है कि ऐसा एक इमेजिन करते हैं कि ऐसे ही कभी बादशाह चले जाएं हनी सिंह के पास किसी शो के बाद और बोल दें। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर चली, तो बात टेबल पे, ऐसे मैं और आप बैठे हैं तो ये बात टेबल पे ही होगी और वो दो लोगों के बीच में होगी। उसमें मैं कुछ बोलूं
उसमें रफ्तार कुछ बोले, उसमें कोई XYZ कोई बोले, वो होगा नहीं जब तक वो आपस में 2 जन बैठेंगे नहीं। और बात इतनी सी कि 5 मिनट की बात है और ज्यादा बात नहीं है जहां तक मुझे लगता है। उन दोनों को कोई मिलवा नहीं रहा, किसी कॉमन पार्टी बुला नहीं रहा है। हाँ, मिलवा नहीं रहा या वो मिल नहीं पा रहे। पर एक बात कहीं ना कहीं मुझे जो मुझे गलत लगी कि जब जंगल में एक शेर घायल हो जाए ना, एक एग्जाम्पल है कि एक सामने वाला एक जंगल में एक शेर घायल है, तो मैं भी सामने से अगर मैं उस घायल शेर पे ही वार करता जाऊंगा या टिप्पणी करता जाऊंगा तो भी वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में खराबी करेगी। तो ये घायल शेर हनी सिंह है जो थे बीच में, थे गए नहीं थे। आप समझो, मैं भी कहीं चाहिए गला 4-5 साल नहीं था, तो मेरे ऊपर भी कोई टिप्पणी करता रहे और मैं कोई जवाब ना दूं। वो अब आपको प्यार करने वाले इतने लोग आप कहीं भी चले गए, आज भी आप उनका फैन फॉलोइंग चेक कर लो, आज भी आप उनका क्रेज चेक कर लो। सो बेसिकली वही है कि इंसान जब मैदान में हो ना, आमने सामने का बैटल होना चाहिए। एक इंसान जब आपके सामने नहीं है तो उस बैटल को करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं है ना, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। अब वो आगे, अब आप बातचीत कर लो। कहा तो आपने भी था कि रफ्तार और बादशाह के साथ कभी स्टेज शेयर नहीं करूंगा। कहा था, वो अहंकार वाले दौर में कहा था आपने। वो पुराना दौर था। अभी कुछ है कि अब किसके साथ काम नहीं करूंगा? मैं सबके साथ काम करूंगा सर, सब मेरे भाई हैं। ओपन हैंड जो मेरे को बुलाए, सब मेरे भाई हैं। हनी बाजी मेरे भाई हैं, बादशाह बाजी मेरे भाई हैं, रफ्तार मेरा भाई है, इक्का मेरा भाई है, सब मेरे भाई हैं। एक पार्टी आप ही ऑर्गेनाइज कर लीजिए, सबको बुला लीजिए। कोशिश करते हैं सर, करेंगे। एक इंटरव्यू दिया आपने हिंदुस्तान टाइम्स को 11 फरवरी 2022 को। उस इंटरव्यू में आपने कहा कि बॉलीवुड में सिख एक्टर्स की अभी कमी है, इसमें सुधार होना चाहिए। क्या रेफरेंस, क्या कहना चाहते हैं आप इसके जरिए? इट्स अ वेरी बिग नेम लाइक रनिंग इन द बॉलीवुड नाउ, दिलजीत पाजी। बिल्कुल। एमी भाई भी पहुंच गए, एमी विर्क साहब। सो अच्छी बात है कि पहले जो मूवीज आती थी, जैसे सिंग इज किंग में अक्षय पाजी ने वो पगड़ी बांधी नहीं थी, कई बारी वो रखी थी। अब हम पीछे चले जाएं, आज जो पगड़ी पूरी बांधी जाती है, जो ये हमारा ताज है, जो प्राइड है, उसको इतना प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा मतलब लोग देख रहे हैं। सो ये ग्रो हो रहा है और ये आगे और भी होना चाहिए, 100% होना चाहिए और ये होगा। अभी तो आप देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पंजाबियों ने और पग्गा वाले ने पूरी मौज। और दिलजीत दोसांझ कहते भी अपने शो से पहले पंजाबी आ गए हुए। सो ऐसा कोई आज की डेट में है नहीं कि जो अब भी सबसे ज़्यादा, चलो आज दिलजीत पाजी कहते हैं, पर इसका जो सबसे मेजर क्रेडिट है वो सिद्धू मूसेवाला साहब को देना चाहिए मुझे, और सबको ही देना चाहिए। क्रेडिट किस वजह से? वो जो पगड़ी को इतना बड़ा ले गए, वर्ल्ड वाइड ले गए। एक छोटे से कस्बे से एक इंसान उठता है जिसको किसी ने लिरिक्स देने के लिए भी लाइफ में मना कर दिया। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने कनाडा जाते हैं, वहाँ पे अपना एक गाना बनाते हैं। वो गाना गब्बरू न माने या न माने या लड़े, मतलब वो एक वीडियो नॉर्मल सा बनाया जो गिप्पी गरेवाल साहब की कंपनी में आया, हम्बल म्यूजिक। वहाँ पे गाना आता है, वो गाना रातों रात सबके ज़बान पे चला जाता है वर्ल्ड वाइड। सो वहाँ से उनकी जर्नी 4-5 साल में वो ऐसी जर्नी बना गए कि दुनिया कमाल है। मैं इस सवाल को आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने जो बोला कि सिख एक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डीप मनी कोई फिल्म में आने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं पता सर, कोई झूठा दावा नहीं। एक बार वो दोसांझ मैडम को कॉल करके पूछिए कुछ आया है, साइन वाइन कर लिया आपने? देखते हैं, सब करेंगे। वी आर ऑन टू आवर वर्क। एक्टिंग में इंटरेस्ट है? जब हम वीडियोस इतने बढ़िया कर लेते हैं तो वो अब दिलजीत पाजी कोई वो उनके वो कोई सीखे थोड़ी हैं, नेचुरली हैं वो। और वही पसंद आता है लोगों को, नेचुरल ही पसंद आना चाहिए। आज की डेट में आप देखो कि कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं या जो भी करते हैं, जो व्लॉग्स वगैरह में भी बहुत सारे, तो वो सीखे थोड़ी। वो इंसान अपने आप कैमरे के सामने सब कुछ आ जाता है, टाइमिंग की गेम है बस।
कि टाइमिंग कैसे मारनी है। तो क्या ये मैं समझ सकता हूँ कि इस पूरे इंटरव्यू में आपने बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं की, बिल्कुल ओरिजिनल रहे? 100%। आप मेरे को बता दीजिए मैं कहाँ आपको झूठा लगाऊं। ठीक है, 2 फोटो हैं दर्शकों के लिए स्क्रीन पर, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। इन दोनों तस्वीरों के बारे में एक एक करके बताइएगा। सबसे पहले ये ऊपर वाली तस्वीर, ये अभी हम सलमान भाई के साथ मिले थे दुबई में, तो ये उनके साथ मेरी पिक्चर है। और ये मेरी पिक्चर है डोप शोप गाने के दौरान, जब ये डोप शोप शूट हुआ था, मेरी और हनी पाजी की ये पिक्चर है। ये ऑडियो या वीडियो शूट हुआ था? ये वीडियो के दौर का ये ही है। वीडियो के हाँ, दौर का। लुक तो उनका और आपका वही वाला है। ठीक है, तो ये वही मुलाकात थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास कितने गाने हैं? हाँ, जितने हैं मुझे दे दो। अच्छा, सारे गाने उन्होंने कहा दे दो। अब वापस आते हैं सिद्धू मूसेवाला पे। मुलाकात हुई आपकी कभी उनसे? नहीं, बहुत दिल था, मिलने भी वाले थे, पर अचानक से। कॉल पे बात हुई कभी? नहीं, मैसेज पे हुई 1-2 बारी। कभी कोई गाना सुन के लगा कि फोन बता दें कि भाई बहुत हाँ, मैसेज तो डीएम में तो बात हुई है उनका। माँ वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। एक रिग्रेट गाना उनका बहुत अच्छा है, और काफ़ी गाने जो उनके बहुत अच्छे हैं। और वो भी मुझे लगता है भगवान का एक भेजा हुआ बहुत करीबी, या कह सकते हैं कि ऐसा एक एंजल रूह थी जो 70 साल का काम 4-5 साल में ही करके भगवान ने दोबारा बुला लिया उनको। हिप हॉप इंटरनेशनली अगर आप हिप हॉप आर्टिस्ट देखो, ड्रेक, तो वर्ल्ड में 4th नंबर पे सिद्धू मूसेवाला साहब का नाम आ रहा है आज की डेट में। उनका कोई गाना आता है तो आप देखो कैसे बैंग ऑन है। आज भी उन्होंने, उनके मदर और फादर ने उनको हमारे लिए जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल। पगड़ी है ना, उन्होंने कभी कैप नहीं पहनी। उन्होंने गाने में बोला ना, टॉवल नहीं सिरा उत्ते माण, है ना, कभी उन्होंने कोई टोपी नहीं पहनी, कोई हुड्डी नहीं पहनी, बोलते नहीं, सिर्फ पगड़ी या वो परना बांधते थे। सो क्या लेगेसी छोड़ के गए हैं वो पीछे। कितने लोग टूटे होंगे उनके जाने के बाद। खैर, हनी पाजी के आप कितने करीब हैं? हमारी बात होती है, वंस इन वाइल होती रहती है। हनी पाजी के बहुत करीब हूँ। हनी पाजी इज़ लाइक फैमिली, बादशाह भाई इज़ लाइक फैमिली, रफ्तार इज़ लाइक फैमिली। हमने साथ सबने बैठ के इकट्ठे खाई हुई है रोटी, हमने सबने खाना खाया हुआ है। और आज भी मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ में बैठ के सारे इकट्ठे खाएं रोटी। क्योंकि जब जो आप बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्री उनकी नेटफ्लिक्स पे आई, कहीं ऐसा जिक्र नहीं हुआ। 6 मिनट और 37 सेकंड गाने का ही जिक्र हुआ। उस गाने में मैं ही हूँ। डोप शोप की बात 6 मिनट और 37 सेकंड नहीं, उस वीडियो में है नहीं। लेकिन जो बाकी जैसे लोग किरदार आते जा रहे थे, तो कोई ऐसी खास वजह थी? नहीं, कोई वजह नहीं थी। नहीं हुआ तो भी ठीक है, होता तो भी अच्छा। अच्छा, आपने क्या बताया 6 मिनट और 37 सेकंड सिर्फ डोप शोप की बात चली है उसमें। अच्छा, जब डॉक्यूमेंट्री आई तो आपने काउंटर्स नोट किए कितनी देर? काउंटर्स तो नोट हाँ, तो डोप शो कितनी देर तक चला वो तो काउंटर्स तो नोट करना ही पड़ते हैं। सबसे ज्यादा बात डोप शोप को ही हुई है तो इससे ज्यादा ब्राउन रंग पे नहीं हुई, डोप शोप पे लेकिन सबसे ज्यादा हुई है ना। तो ये भी एक अचीवमेंट है सर। होना या ना होना नहीं, आपकी बात होनी बहुत जरूरी है। और वो स्टूडियो भी दिखाया था उन्होंने कि जहाँ पे वो गाना बना था। हाँ। अच्छा, आप ये डोप शोप जैसे गाने आपने बनाए, लेकिन ये जनवरी 2024 के बाद से पहले गाना आया आपका मेरे प्रभु राम आए हैं, फिर गाना आया बम बम भोलेनाथ मेरे। क्या हुआ, ये परिवर्तन कैसा? उसी का परिवर्तन है, वही करा रहे हैं। इंसान कुछ नहीं कर सकता सर। इंसान तो अपनी मर्जी से हाथ भी नहीं उठा सकता, उंगली भी नहीं हिला सकता। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। जो भी है, मेरी हिंदी ठीक है, मैंने थोड़ी हिंदी घाटी आती, मैं ठीक बोल लिया। अरे पहले मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे देता हूँ। आप जब बॉलीवुड में गाते हैं गाने तो ऐसा लगता नहीं कोई पंजाबी सिंगर गा रहा है, क्योंकि उसमें वो पंजाबी टच नहीं आता। हाँ। लेकिन जब आप पंजाबी गाते हैं तो प्योर लगता है कि हाँ पंजाबी सिंगर ही गा रहा है। तो ऐसा वो वाली बात नहीं है, कॉम्प्लीमेंट था, मैंने दे दिया। थैंक यू। हाँ, हिंदी आपकी बहुत बढ़िया है गाने में। सो ऐसे ही है कि आप को चेंज होना पड़ता है, और आप जैसे जैसे ग्रो होते हैं तो आप जिन जिन सिचुएशन से निकल के जाते हैं और जो जो चीज़ें आपको सिखाती हैं, गिरती भी हैं।
फिर उठाती भी हैं। ये तो है नहीं कि हनी पाजी 7 साल नहीं आए, ठीक है। लोग तो बहुत बोले कि ये ऐसे तो शाहरुख खान साहब के लिए बोला गया 10 साल मूवी नहीं आई, तो एक ही बारी आई और एक ही बारी 1000 करोड़ पार कर गई। सो कहीं इंसान कहीं जाता नहीं है। सो डाउनफॉल जो होता है वो भी किसी अच्छी चीज़ के लिए ही होता है, आपको सिखाने के लिए ही आता है, आपको और मेहनत कराने के लिए आता है। ज़रूरी है डाउनफॉल। मिस्टर बच्चन बिल्कुल देख लिया था आपने, बैंकरप्ट, और आज कहाँ है, कौन बनेगा करोड़पति। इट्स लाइक सो ये जो यूनिवर्स है, ये जो भगवान है, आपको जब हम करने लग जाते हैं ना मैं, तो फिर कटता ही है ना। बकरा भी तो कटता ही है, ज़िबा होता है, झटके से जाता है। तो फिर जब कट के उसकी खाल को सुखाते हैं, ठीक है, उसको घिसते हैं, फिर उसकी पूड़ी को बनाते हैं, फिर तबले पे चढ़ाते हैं, तो वो खाल तो फिर वो क्या बोलती है, तू। वो मंदिरों में भी वही बज रहा है, गुरुद्वारा साहब में भी वही बज रहा है, मस्जिद में भी वही तो फिर वो क्या उस्तत कर रहा है, उस ऊपर वाले का गुणगान कर रहा है। तो यही है कि जब हमने बोला ना, मेरे साथ भी जो हुआ या हनी भाई के साथ भी हुआ कि मैं खाली सीडी बेचूं, हुआ तो भगवान ने देखा कि अच्छा ठीक है। मैंने भी बोला ना कि हाँ मैं लाया, उन्होंने बोला अच्छा वेट एंड वॉच। तो आज की डेट में जब हम बोल रहे हैं ना तू तो बोल रहा हूँ। ये आध्यात्म की तरफ चले गए आप 2018 के बाद से, लग रहा है। हाँ ठीक है, अब होना भी चाहिए, व्हाई नॉट। वहीं समझ में आया मैं बहुत कुछ बना लूंगा, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ बना लिया होगा। सोने के महल बना लो, सोने की ईंटें लगवा लो, ठीक है, सोने की ब्लेड पे खाना खा लो, आपके साथ एक चीज़ नहीं जाएगी। ये जब समझ आएगा तो आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। नहीं जाएगा ना सर। बिल्कुल। आज मैं दीप मनी हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है। रब सबको लंबी उम्र दे, पर पता नहीं है कब कैसे और कहाँ जाएंगे। पर जिस दिन जाएंगे, जहाँ पे हम अपना शरीर छोड़ेंगे, उस बेड से ना घर वाले भी पता क्या बोलेंगे, वो नाम नहीं लेंगे, वो बोलेंगे ये बॉडी है, इसको उठा के नीचे रख दो। तो किस चीज़ का गुमान करना है, वो बॉडी चली जाएगी, पीछे से क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक इंडस्ट्री में, ख़ासतौर पर पंजाबी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है कि जो भी सिंगर पॉपुलर होता है उसको धमकी भरे कॉल आते हैं अलग अलग ग्रुप की ओर से। आपके साथ ऐसा कभी हुआ? ना ही होगा। कोई मैसेज, कोई कॉल आए भी हों तो चले गए थे अपने आप वापसी। हम सीधा when you overshow the things to when you show the things that ये वो बोलना, तो आपने वैसे ही रहना ना। बॉलीवुड में क्यों नहीं आते, किसी को नहीं आते ना, मोस्टली तो नहीं आते। इतने साल से सोनू निगम साहब हैं, इतने साल से हैं। समहाउ जो आज की नई जनरेशन जो पंजाबी म्यूजिक क्रिएट कर रही है, थोड़ा गन कल्चर ज़्यादा आ गया है ना। तो वो सोच है ये नहीं, पंजाबी पर यहाँ पे भी हर जगह गुस्सा बहुत ज़्यादा, एग्रेशन बहुत है लोगों में। मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर कहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से बहुत सारे सिंगर्स को धमकियाँ आती हैं। ऐसा कभी आपके साथ नहीं हुआ? ना ही होगा। ना ही होगा, ना ही हो ना ही होगा। अच्छा, ना ही हो, मैंने कहा कॉन्फिडेंट है कि ना ही होगा, कि बात होगी है ऐसा कभी कि नहीं सर, मेरी किसी से बात नहीं चलती, ऐसी है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना ही हो और ना ही ऐसा कोई काम हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या लेके आ रहे हैं अब, जब ये कमबैक लुक हमने आपका देख लिया? कितना 120 कितना केजी था आपका वेट? नहीं 104-105 से स्टार्ट किया था। हाँ। 105-106 किलो था अभी, तो अब 82 या 83 या 82 था जो लास्ट कल दिया।
अभी और जाएगा। तो ये कमबैक लुक मान ले? कम बैक लुक नहीं, वैसे ही बॉडी भी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। खाना कम कर दिया, फास्टिंग पे रहता हूँ मैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, वो आपके माइंड को भी बहुत कंट्रोल करके रखती है। जैसा आप खाएंगे वैसा ही आप बोलेंगे। सो खाना बहुत। ये कब पता चला आपको? मेरे को हो गया। मेरा एक्चुअली जो मेजर चेंज ओवर हुआ ना, वो 6 अप्रैल 2024 को हुआ। 6 अप्रैल 2024 क्या हुआ? जब मैंने शो किया था फूड फेस्टिवल, जहाँ पे 15,000 दिल्ली में ही? हाँ जी, हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो महादेव की तरफ से मेरे को बहुत कुछ दिखाया गया। उसके एक फोटो की भी खूब चर्चा होती है। हाँ, उसमें साक्षात वो दर्शन देते हैं जी। ऐसा आप कहते हैं? मैं कहता हूँ सामने या दिखने वाले को जिसकी नजर है वो वही देख लेता है। पर मुझे पता है कि वो साक्षात वही है, मेरे साथ वही है, अभी भी यही है, हर तरफ मेरे साथ वही है। आगे क्या लेके आ रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए आप? जो मेरे साथ हुआ वो ज़्यादा मैं उस चीज़ का वो नहीं लेता, क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं सिंपैथी गेन नहीं करता। तो वो मेरा गाना बोलेगा कि क्या क्या हुआ। उस गाने का नाम है इट्स बिगिनिंग। इट्स बिगिनिंग, यस। कि हाल लेता मैं पौड़ियाँ तबाही बाई बाई बाई। आप ही का लेबल है? हाँ, नहीं अब लेबल कुछ डिसाइडेड नहीं। अच्छा। अभी आया नहीं, अभी तो आप चला सकते। अभी गाना आया, जरा एक्सक्लूसिवली हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाल लेता मैं पौड़ियाँ तबाही बाई बाई बाई, हाल लेता है मैं कीती है सिर्फ शुरुआत ही बाई बाई। मोड़ दिने या रुख हवा दे, मतलब हवाओं के भी रुख हम मोड़ देते हैं। मोड़ दिने या रुख हवा दे, जिधर पैर भी पौने या धरती तो, जहां भी हम पैर डालते हैं वहां हवाएं भी अपनी तरफ ले आते हैं। धरती तो जद पब चक्या, पब का मतलब पैर, धूड़ा पटदे आने, मतलब आंधी की तरह आते हैं। भांबड़ मचा दूं, मतलब भांबड़ का मतलब कि पूरी तूफान। अग जदों लाई बाई, हाले तो मैं पाउनी है बाई 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 बाई। हाले तो शुरुआत भी नहीं हुई। 98% काम अभी करना, भी तो 2% ही किया लाइफ में, और वो करेंगे। बहुत ही जोरदार लग रहा है जब ये म्यूजिक पर सुनेंगे। यस, इट्स वेरी वेरी एनर्जेटिक थिंग। और मेरे साथ क्या क्या हुआ, और गाने बहुत सारे रेडी हैं। तेरे बिन एक गाना जो मेरा ऑडियो है, मैं वो अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगा, अगर आप मेरे को इजाजत देंगे। बिल्कुल। तो वो ये आप ही का लेबल है? हाँ, मेरा लेबल है। हाँ, ये पहले आप पूछ लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल। सो वो एक ब्रेकअप पे गाना लिखा। हम लोग तो खुद जो प्लेटफॉर्म है ना, तो YouTube पर हम लोग हैं। और हमारी ऑडियंस हमें वेबसाइट हमने जितने भी गाने अभी तक गाए आपके साथ, वो मेरे चैनल पे ही है। तो ये वाला गाना ऑडियो आ चुका है, वैसे ही डाल दिया था। इसका वीडियो भी जल्दी लेके आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि वो लड़का लड़की कहते हैं ना कि वो मुझे छोड़ गई और मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा या रह मरने चाहिए। मैंने बोला कुछ नहीं होता, दिस इज जस्ट एक दिन छोड़ा अगले दिन कोई और। दोनों पक्ष के साथ है, ये लड़के के साथ भी हो सकता है, लड़की के साथ भी हो सकता है। ये रिजेक्शन झेल रहे लोगों के लिए गाना बनाया आपने। तो उसमें मैंने गाना लिखा कि तेरे बिन पहला भी जींदे सी, तेरे जान तो बाद भी जीने। तेरे बिन पहला भी जींदे सी, तेरे जान तो बाद भी जीने। बस फर्क इन्ना ही आया है, पहला सोफी सी हुण पीने। हो दिल जे वटाउणा सी, फिर हथ नहीं छडाउणा सी। चंगे भलियां दा हाल माड़ा नहीं कराउणा सी। हाले जिंदगी पूरी पई सजना, हाले कट्टे कुछ महीने। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन पहला भी जींदे सी, तेरे जान तो बाद भी जीने। बस पीने थोड़ी पीने। वाह, दर्शक देख के ताली बजाएंगे, मैं यहाँ बजा देता हूँ। थैंक यू। तो अब ज़रा, जब हमने बताया कि डीप मनी आ रहे हैं हमारे यहाँ, सोशल मीडिया पर कार्ड पोस्ट किया जाता है, तो बहुत से लोगों ने सवाल कुछ आपसे पूछे हैं। मैं ज़रा उसमें से चुन कर सवाल पूछता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो हमने बात कर ली हैं। जैसे मोहम्मद सादिक पूछते हैं, डोप शोप गाना लिखने के पीछे की क्या कहानी रही? आप जवाब दे चुके हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं। राहुल सिलोदिया का सवाल है,
पूछ लेते हैं, पहला ही सवाल है भाई, ब्राउन रंग किसने लिखा था, आप ही बता दीजिए। पता ही है सबको, ये बिल्कुल बस एक एक लाइन में आप इनके जवाब ये सबको पता है किसने लिखा और कैसे लिखा और क्या नहीं लिखा। तो जिसकी चीज़ है जो आ चुकी है वो उसी ने लिखा। ठीक है। रोहित सिंह कहते हैं आपने कुछ साल पहले कहा था कि इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बनाए जा सकते, क्या अब कोई ऐसा सिंगर या म्यूजिशियन है जिसे आप दोस्त मानते हैं? यस माय बॉयज, मेरे जो हम एक छोटा सा मेरी फैमिली है, जो मेरा ग्रुप है, जो उसके अंदर प्रीत जैन मेरा भाई, असली गोल्ड जो नाजी नाजी में जिसने रैप किया, और सैबी एरी मेरा छोटा भाई म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक एमी वो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसने इट्स बिगनिंग का म्यूजिक किया, अभी आएगा, एंड रविश खन्ना वो भी लड़का बहुत अच्छा लिखता है, बढ़िया। उसके साथ मेरा गाना आया था मुंडा सेक्सी, और यही है, और रोहित जो हमारा दोस्त, हमारा भाई जो हमको यहाँ लेके आया। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट फैमिली। और हाँ, जीना दोसांझ और सूर्या, ये दोनों मेरे बैकबोन, मेरे सब कुछ। सबसे बढ़ के जीना दोसांझ, शी इज माई सिस्टर, शी इज़ लाइक माई मदर फिगर, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह तराशेंगी अब। ठीक है। सो दिस इज़ माई फैमिली, माई थिंगी, कि मैं जिनके साथ होता हूँ। गुरदास सिंह का सवाल है, आज के नए पंजाबी सिंगर्स में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है अपने अलावा? नए पंजाबी सिंगर्स बहुत अच्छे हैं। अभी अमरिंदर गिल साहब के 2 बेटे, अरनाज और अरमान गिल, आई लाइक, बिल्कुल बहुत बढ़िया वो गाते हैं। जोश बराड़, पहला तेरे न, बहुत अच्छा गाना, वेरी रील पे ज़्यादा पॉपुलर हो गया। हाँ, वो अच्छा गाना सर चलेगा। बिल्कुल। गुरनजर, वेरी गुड सिंगर। जो भी सुरीले और जो भी मतलब मेलोडी की जो बात करते हैं वो मेरे सारे फेवरेट हैं। जो मेलोडी की बात करते हैं, जो मार धाड़ की बात करते हैं, हम उनको कम सुनते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको मेलोडी ही जोड़ती है। मेलोडी ही सबसे बढ़िया चीज है। सतिंदर सरताज की, सरताज साहब नहीं है ना, सरताज साहब दिग्गज है की बात कर रहा था। सरताज साहब दिग्गज है, ही इज लाइक आउट ऑफ द लीग। सरताज साहब इज नॉट एन, वो मैं तो उनको चरणों में नमस्कार, क्या लिखते हैं, क्या वो चीज करते हैं। रोहन का सवाल है, सोशल मीडिया पर अब हर कोई रैपर या सिंगर बन रहा है, आपको क्या लगता है कि असली टैलेंट को अब भी पहचान मिलती है? मैंने आपसे एक बात बोली स्टार्टिंग में, जो व्यूअर्स ने देखी भी, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इजी फॉर ईच एंड एवरीवन। कोई भी कुछ डाल देता है, पर उसमें से अगर 1000 गाने आ रहे हैं तो अब क्या कर सकते, जिसको जो रियल टैलेंट होगा वो पहचान लिया जाएगा। जैसे हनुमा काइंड, एक ही गाना आया हनुमा काइंड का, तो जिसके अंदर रियल टैलेंट होगा उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। सतिंदर सिंह, क्या आपको लगता है कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को अब बॉलीवुड से अलग अपनी खुद की एक पहचान बना लेनी चाहिए? पहचान तो ऑलरेडी बनी गई है ना। एवरी बॉलीवुड मूवी है वो 1 पंजाबी नंबर, तो उससे पंजाबी गाने अगर बॉलीवुड में आ रहे हैं तो वो पंजाबियों के लिए बहुत अच्छी बात है। अब तो कहा जाता है एक पंजाबी गाना भी डालो यार। बहुत रिस्पेक्टफुली बात है कि वी पंजाबीज आर गोइंग वेरी फार। तो इसमें तो अलग पहचान क्या है, पंजाबियों की तो पहचान पहले ही बनी हुई है। पंजाबियों को तो थैंकफुल होना चाहिए हर एक चीज़ का, कि आप इंटरनेशनली भी इतने शोज कर रहे हो, यहाँ पे भी पैन इंडिया में इतने शोज कर रहे हो। सो थैंकफुल होना चाहिए बॉलीवुड का भी, हर एक का आपस में जुड़ के रहना चाहिए। कि रीजनल पार्ट वहीं रहेगा, और अगर जो इंसान बॉलीवुड में आएगा, अब मैंने गाना बनाया नैना दा नशा, वो रीजनल रह गया, जब वो बना हीरिए तो वो पैन इंडिया हो गया। सो अलग पहचान क्या, हर एक मिलके साथ चलना चाहिए। हिमानी दुबे का सवाल है, जब डोप शोप सुपर हिट हुआ तो लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया आपके अंदर? अच्छी फील ही आई, और चीज़ें बहुत सारी आई, खुद आया कि दैट अच्छी बात है। उसके बाद काम बहुत अच्छा किया, जो चीज़ें चाहिए थी, जो लाइफ में ड्रीम करी थी, ये गाड़ी लेनी है, यहाँ पे ये रहना है, ये करना है, यहाँ घूमना है, तो वो सब खुद मेहनत से हुआ। चौड़ भी आ गई
क्या अब तो मैं बड़ा सिंगर हो गया हूँ, मेरे गाने हिट हैं। सर वही बोला ना, चौड़ आई तो फिर वो गिरा भी तो उसको रियलाइज भी किया, रियलाइज किया तो माफ़ी भी मांगी। आप मेरे को एक बात बोल दो, आप बहुत सारे लोगों की इंटरव्यूज ले चुके हो और आगे भी लोगे, कोई ऐसा इंसान बोल दो कि जो झुक के सबके सामने बोले कि हाँ मैंने गलती की और मैं उस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ, एक का भी नाम लेके बता दो सर। नहीं होगा। ये आपकी और मेरी बात हुई थी। बिल्कुल। तो सेल्फ रियलाइजेशन इज द मेजर थिंग। जब इंसान खुद सेल्फ रियलाइज कर लेता है ना कि हाँ ये हमसे गलती हुई है और उसका पश्चाताप भी करता है, तो भगवान अपने आप माफ कर देता है हर चीज। और फिर उसकी उड़ारी और ऊंचाई अपने आप भोलेनाथ खुद उसकी किताब खुद लिखते हैं। चलिए, फ्लोर ऑडियंस के लिए कौन कौन पूछना चाहता है? दीप भाई, पहला तो मेरा सवाल ये है कि दो सिंगर्स हैं जो आपस में अक्सर टकराते रहते हैं, हनी सिंह और बादशाह। आप उन दोनों में से बड़ा किसे मानते हैं? किस वे में बड़ा मानना है? सिंगिंग में, और अभी जो ऊंचाइयां हैं फिलहाल, जैसे एक आरोप लगाता है कि तेरा कमबैक नहीं हो रहा और दूसरा कहता है कि भाई ला रहा हूं मैं, तो वो जो पूरी तकरार चलती है उसमें आप बड़ा किसे मानते हैं? देखिए, अगर मैं कंप्लीट पैकेज की बात बोलूं, प्रॉपर कंप्लीट पैकेज ना, जिसका आप कंसर्ट देखने जाओ, जिसका आप एक ओवरऑल वीडियो में एक ऐसा देखो कि हाँ यार he'll blow my mind। टीजर देख ही लिया होगा आपने, अभी आया ही है मैनिएक का, तो पता लग गया होगा। सो मैं अगर ओवरऑल पैकेज देखूं और मुझे दो लोगों के कंसर्ट की टिकट्स आए, यहाँ सामने स्टेबल पड़ी हूँ, तो वो उनमें से हनी सिंह और बादशाह हो, तो मैं ओवरऑल हनी भाई को बोलूँगा, बिकॉज ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज। ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज। जो एनर्जी लेवल जो अभी एपी के शो पे, एपी ढिल्लो के शो पे वो जस्ट एज ए आए और वो साउंड चली, जो एक ऑरा चला, जो पूरा एक स्टेडियम हिल गया। तो बादशाह भाई को मैं डाउन नहीं कह रहा, पर समहाउ लिटिल बिट आई फील लाइक हनी भाई हैज़ अ मोर हायर पावर। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी में मेरा एक सवाल ये भी है कि पैराडॉक्स के साथ एक गाना आता है, 19 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, पायल। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया गाना है, वेरी गुड। और पैराडॉक्स ने अच्छा लिखा वो गाना, और परफॉर्म उसकी भी एक मैनिफेस्टेशन थी। देखो, मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, जो दिलजीत पाजी बोलते हैं या जो हम लिखते हैं, जो मैं भी लिखता हूँ अपनी मैनिफेस्टेशंस, जो मेरी भी पूरी हो रही हैं। आप हार्ड वर्क करते जाओ, आप लिखते जाओ, आप यूनिवर्स से बोलते जाओ, वो देंगे। समय लगता है, क्योंकि म्यूजिक फिटर्निटी और म्यूजिक जो फील्ड ये जो है ना, ये पेशेंस का गेम है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग देखे कि जो बिल्कुल वो जो विनिंग पॉइंट पे पहुंच के वापस आ जाते हैं, पर वो जो स्टिल रहते हैं, जो धैर्य से रहते हैं, वो बनते जाते हैं। यंगस्टर आर डूइंग वेरी गुड जॉब। पैराडॉक्स इज डूइंग वेरी गुड। अच्छा, पैराडॉक्स का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं जो गाने जो लेकर गया था, जो अपना सामान लेकर गया, तो उसे हनी सिंह ने पूरा बदल दिया, उसकी पूरी रंगत बदल दी, और फिर जो निकल कर आया वो लोगों को पसंद आ रहा है। साउंड, मैं यही बात आपको पहले बोली ना कि जो डोप शोप जब बना, तो जो इन्होंने मेरे से पूछा कि वो हाफर टेम्पो पे बना, तो वो 136 पे आया। तो हनी पाजी की एक नेचर है जो मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम साथ रहा हूँ, कि वो आखिरी तक, अगर कल गाना आना है या कल टीज़र आना है, तो वो उनका अगर माइंड में आ गया कि यार रात को कोई नई चीज़ स्टक हो गई मेरे माइंड में, वो उस टीज़र का म्यूज़िक रातों रात चेंज कर देंगे। वो उनकी बहुत अच्छी चीज़ है। वो उन पे ब्लेसिंग्स है, भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। उनकी जो साउंड्स है ना, अगर आप साउंड्स निकाल के देखो, 12 साल हो गए इंटरनेशनल विलेजर को, आज भी वो साउंड वैसी ही चल रही है जैसे कल चल रही थी। आज भी अगर कहीं ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, डोप शोप कहीं भी प्ले होता, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आज ही बना है या ये कल ही आया है। सो दिस इज द मेजर क्वालिटी ही हैज। अच्छा, आपको क्या लगता है, ब्राउन रंग को लेकर पूरी तकरार होती है और ब्राउन रंग पे दो लोग दावा ठोकते हैं, हनी सिंह भी और बादशाह भी कहते हैं कि ये मेरा गाना था। आपने भी उनके साथ काम किया है और आपका एक अच्छा तजुर्बा रहा है। आपको क्या लगता है किसने बनाया था वो गाना? जिसने भी बनाया था बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है, अब इस टकरार को मुझे लगता है कि वी हैव टू जस्ट ओवरकम फ्रॉम दिस थिंग। एवरीवेयर, इन एवरी पॉडकास्ट, एवरी न्यूज रूम, हर एक इंसान से यही पूछा जाता है, देखो अब वो ना तो ब्राउन रंग वहां से वापसी आएगा,
ना तो उसमें क्रेडिट लिखा जाएगा कि ये किसका क्रेडिट, अब जो आ गया जो चल रहा है वो चल रहा है, सो उसको चलने दो, बाकी अच्छे काम कर रहे हैं, दोनों अच्छे कर रहे हैं और अच्छे ही करेंगे। आप भी ले सकते हैं क्रेडिट ब्राउन रंग का। हाँ जी, मैंने ही लिखा है नहीं नहीं सर, मैंने नहीं लिखा। नहीं मोन्टाज में तो वही जाएगा ब्राउन रंग। नहीं, ऐसा कोई मोन्टाज बनाना मत, क्योंकि मैं ठीक, प्लीज ऐसा कुछ मत करना प्लीज। हाय, आपने बताया कि आपको सिकंदर का गाना लिखने के लिए सिनॉप्सिस भेजा गया था, तो अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो आप बता सकते हैं कि उसकी कहानी किस बारे में होगी? ये सिनेमा टीम से हैं, इनकी स्टोरी हो जाएगी। मैडम मुझे नहीं पता उसकी मेरे सिनॉप्सिस मेरे फोन पे ही होगा, पर मुझे पता नहीं है कि उसकी कहानी क्या है। दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल थिंग्स विच, ये तो इनको बोल दिया कि मैंने वो गाना बनाया जो मैं अभी शायद मेरी किस्मत में नहीं था, क्या पता आगे आ जाए। सो दिस इज आउट ऑफ द वे, मैं ये नहीं बता पाऊंगा। ईद तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपको पता है कि आपके अलावा और किन किन सिंगर्स को ये भेजा गया? मुझे नहीं पता, और कुछ नहीं पता कि किसने गाया है, कैसे गाया है, कब गाया। हमारे पास जो ड्यूटी है, हमारे को जो जॉब मिली थी, हमने अपना 100% दिया। अब वो मालिक का है कि वो लाएं या ना लाएं, दैट्स इट। पर फिर मेहनत करेंगे, अगली मूवीज के लिए गाने और बनाएंगे। लेकिन हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि म्यूजिक उसका प्रीतम दा दे रहे हैं। आपको ज़्यादा पता होगा सर। हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स, मैं दावा नहीं कर रहा, मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूँ मैं भी। हेलो दीपा जी, मेरा नाम ऋषि है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी उदित नारायण का एक जो टॉपिक चल रहा है, कॉन्सर्ट में उन्होंने किसी को किस कर लिया, आपके साथ कभी ऐसा हो कि कोई फैन आपसे करीब आ रहा हो, तो आपने वो हैंडल कैसे करी सिचुएशन? नहीं, मैं ऐसे हैंडल करता हूँ सर। मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ कि मेरे को दिस इज लाइक ये बहुत, चलो उदित नारायण साहब जॉली नेचर है, पर इतनी जॉली नेचर है ये नहीं पता लगा मुझे। लेकिन आपको वैसे क्या लगा कि वो सही किया जो नहीं, दैट्स नॉट गुड, रियली बैड, नॉट अ वेरी, ये अच्छा एक ना मैसेज नहीं जाता। अब क्या लोग क्या कहेंगे उनके बारे में? चलो एक हो सकता है गलती से, अनेक तो गलती से नहीं हो सकता ना, कि जो आए वो, दिस इज लाइक अ वेरी बैड थिंग। दीपा जी, मेरा नाम प्रशांत है। बीइंग अ म्यूजिक फैन और बादशाह और हनी सिंह का फैन, क्योंकि हम लोग वो उनके गाने सुन के ही बड़े हुए हैं और आपने भी साथ में गाया, तो दोनों के बीच जो भी कुछ चल रहा है इंडस्ट्री में, कौन ऐसा बंदा है आपके हिसाब से जो उन दोनों की सुलह करा सकता है? वो दोनों खुद। हाँ, खुद, और कोई नहीं। बाकी इन्होंने कहा है, दीपा जी ने, कि एक मैं पार्टी होस्ट करूंगा, बुलाऊंगा और मैं इनिशिएट करूंगा। आपने यह भी कहा इंटरव्यू में। आप भी उसको वो करिएगा सर, है ना? आप भी उसका नहीं, उसकी तो रील जाएगी अलग से। देखो, टाइम, दिस इज ऑल द टाइम गेम, है ना? लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप बोल रहे हो कि हम ऊपर वाले को बहुत प्यार करते हैं, तो शायद ऊपर वाला ही साथ में बिठा दे, और होना भी चाहिए। मैं चाहता हूं यार कि इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि एक काम, अगर सपोज करो मैं नीचे हूं, तो मेरे साथ बादशाह भाई खड़े हैं, हनी भाई खड़े हैं, तो मेरा हाथ पकड़े और बोले यार चल हम साथ चलते हैं। ऐसा ही एक हुआ था, ड्रेक का एक गाना है, आई एम सुपरस्टार, ठीक है? तो वो ड्रेक उस टाइम जेल में थे, डीजे खालिद ने गाना म्यूजिक प्रोड्यूस किया, ड्रेक के वोकल थे, और उस गाने में जस्टिन बीबर आए थे। तो आप देख रहे हो कि क्या एक मेल जोल है। तो ऐसी इंडस्ट्री मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हो, कि हम सब टेबल पे बैठे और सब एक का हाथ पकड़े एक दूसरे का और काम करें। ये होना भी चाहिए यार। मतलब आप ये भी मानते हो कि अगर वो दोनों नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा? उन्हीं के चाहने से होगा और किसी के चाहने से नहीं होगा। फिर से डोप शोप बने, फिर से अंग्रेजी बीट बने, क्यों ना बने? बिल्कुल। मैंने सर आपके चारों गाने सुने हैं। चारों कौन से? और वो भी रैपरों के साथ, ठीक है? रफ्तार, बादशाह, हनी सिंह और भूमिया सर के साथ। हाँ। आप इनमें से तीनों बेस्ट कौन से लगे आपको? सारी बेस्ट है अपनी तरफ, सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है, हर एक का अपना लेवल है, हर एक आर्टिस्ट के फ्लो का अपना जोन है, और चारों ही मेरे बहुत करीबी हैं। मगर सर बादशाह, क्या कहते हैं, भूमिया सर पहले आए हैं, मगर आपने उनके साथ लेट गाना गाया है। जब टाइम लिखा था तभी वो, अब भूमिया सर अमेरिका रहते हैं ना ज़्यादा, तो इस करके। बाकी वो बता ही चुके हैं कि म्यूजिक में हनी सिंह और लिखावट में बादशाह, उनका कोई तोड़ नहीं है। वाकई में ही नहीं है। हाँ। नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर जिस दिन ये दोनों इकट्ठे आ गए ना,
तो भूचाल आएगा। YouTube की कमाई खूब होने वाली है। ओ, हम नहीं देनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खुल के बात की, इतनी ईमानदारी से बात की, और जो शायद नहीं बताना चाहते थे वो भी बातों बातों में कुछ चीज़ें आप हमें बता गए, और जो वाकई में नहीं बताना तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठकी में दीपमणि को सुन रहे थे, और आपके कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। हम उनकी जो अब नई टीम आई है उसके ज़रिए उन तक सवाल पहुंचाएंगे, और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी अच्छे जो लगेगा कि इसका जवाब देना बेहद ज़रूरी है तो वो देंगे भी। हाँ में सर हिलाइए, देंगे जवाब, प्योर और सच्चाई में जवाब देंगे। बिल्कुल सच्चाई में जवाब देंगे, जो कि अब 2018 के बाद से आपके किरदार में हाँ बदलाव है, और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ही चले और बदलाव आता जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच।